हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आई 18 थिंकिंग। तो दोस्तों, अब हम लास्ट स्टेप में पहुंच चुके हैं। टॉप 50 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, फिर कल हम कल या मे बी परसों टॉप 50 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के डिस्कस करेंगे, ऐसे है ना। मैं बता दूं आपको, नीट 2025 का पेपर मैं बोला था कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, है ना। तो उसके हम लास्ट पड़ाव पे हैं, जो एक महीने पहले मैंने स्टडी बनाया था, आपको पता होगा। पहला स्टेप था 37 ईयर PYQ, पूरा डिटेल सॉल्यूशन मैंने चैप्टर वाइज करा दिया। दूसरा स्टेप था 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो भी करा दिया। अब ये तीसरा स्टेप था अपना कि आपको गेस पेपर दूँ, 10 गेस पेपर, वो भी मैंने करा दिया। ये लास्ट स्टेप है कि अब टॉप 50 ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल के हम आपको क्वेश्चन दे दिए। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिए हैं, है ना। बेहतरीन क्वेश्चन, आप इसको कर लो तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ क्वेश्चन में भी सेम ना हो डिक टू एकदम, पर आपके जो कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, पैटर्न आने वाला, फॉर्मेट आने वाला, बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, बाकी की बातें हम क्वेश्चन के लास्ट में कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ठीक है, और हम क्वेश्चन को टू द पॉइंट डिस्कस करते हैं और क्या कॉन्सेप्ट ट्रिक यूज हुआ है, इसके साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CaC2O4, जिसका मॉलिक्यूलर मास गिवन है, ऑन डिजॉल्विंग इन 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर विल गिव सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपसे बोला है ना। देखिए, आयनिक इक्विलिब्रियम का सवाल है, इसको सॉल्व आप कैसे करोगे। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, जो भी आपके पास गिवन है ना। Ca कंपाउंड गिवन, C2O4 गिवन है। ठीक है, तो आप एक काम करो, ये जो भी गिवन है, ये इसको या इसका KSP गिवन है, तो हम KSP के फॉर्मेट में इसको लिख लेते हैं। कैसे लिखते हो, अगर KSP के फॉर्मेट में आप लिखना चाहोगे, कैल्शियम हमारे पास सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो यहाँ पे Ca2+ आ जाएगा, और आपके पास यहाँ पे ऑक्जिलेट है C2O4 2- आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक्वस है, ये भी हमारे पास एक्वस है। ये लिखो या ना लिखो, उससे मतलब नहीं है। तो अगर आप KSP इसका लिखना चाहोगे इसके केस में, तो ये क्या हो जाएगा, इसका S लिख दो, और यहाँ की स्टोइकियोमेट्री 1 है, तो ये मल्टीप्लाइड बाई 1, और ये पावर में भी 1 ही लिखते हैं ना, ऐसे ही लिखते हैं। और यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री 1 है, तो यहाँ पे आप S मल्टीप्लाइड बाई 1 टू द पावर 1, यही होता है। अब अगर आप KSP लिखोगे, तो KSP बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या, S²। अब आपको यहाँ पे जो KSP की वैल्यू गिवन है, वो कितनी गिवन है, देखिए यहाँ पे 2.5 इंटू 10⁻⁻9 गिवन है ना। ये S² है, तो S² अगर आप इसकी S की वैल्यू निकालोगे, है ना, अंडर स्क्वायर रूट ले लेना है, तो 10⁻⁻9 है ना। तो इसको हम स्क्वायर रूट लेके अगर सॉल्व करना चाहेंगे, 9 है ना, हाँ ठीक है। तो देखिए, स्क्वायर रूट भी ईजिली है इसका, ऐसा नहीं है कि आप लेंदी में फंस जाना। देखो, ये 2.5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 25/10 लिख सकते हैं, इंटू 10⁻⁻9 लिख सकते हैं। अब 10, ये कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाएगा तो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, तो 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻9 हो जाएगा। ठीक है, अब 25 इंटू 10⁻10 हो गया, ये क्या हो गया, S² हो गया। अब अगर 4 का स्क्वायर रूट निकालते हो कितना आता है, 2 आता है। तो अगर आप इसको S लिखना चाहोगे, तो ये 25 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये इसको हम लिख सकते हैं 5, और इसको लिख सकते हैं 10, आधा कर दो बस, हो गया ये हम 5। तो हमारे पास S की वैल्यू इतना आ गया। अच्छा, ये वैल्यू जो है वो मोल पर लीटर में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही था, मोल पर लीटर। लेकिन आपको आंसर किस में बोला था, देखो आंसर ऑप्शन में गिवन है, ग्राम में गिवन है। ठीक है, तो आपको कभी भी अगर S ग्राम में निकालना है ना, ग्राम पर लीटर, तो याद रख लेना, हमेशा मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। मैं इस जो मेन सबसे मेन बात थी वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। जो सॉल्युबिलिटी होता है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन में यही बात मेरे को सिखाना था आपको, है ना। ग्राम पर लीटर बराबर होता है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, है ना। मोल पर लीटर में गिवन है, मोल पर लीटर में गिवन है, मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट कर दो, आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये मोल पर लीटर में आप क्या कर दो, इसमें मॉलिक्यूलर वेट गिवन था, है ना। तो 5 इंटू 10⁻⁻5, और आपके पास मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट क्या गिवन है, ये भी गिवन है 128। तो अगर आप मल्टीप्लाई करके इसको लिखोगे, तो जो आंसर आ जाएगा 0.0 और 064, ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आया जो मैं यहाँ पे सिखाना चाहता था। ठीक है, ये आप इसको याद रख लेना। क्वेश्चन आपको आता हुआ गलत हो सकता था इस छोटी सी बात के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड विद द लीस्ट एनर्जी, लीस्ट एनर्जी एसोसिएटेड आपसे बोला था। तो देखिए, कभी भी अगर ये क्वेश्चन गिवन हो तो आपको कैसे सॉल्व करना है, एनर्जी से रिलेटेड
देखिए मैं दो सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। जो ई होता है एनर्जी, वो फार्मूला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजोमुथल क्वांटम नंबर। अगर मान लो ये वैल्यू जिसकी ज़्यादा तो आपके पास एनर्जी भी ज़्यादा। अब मान लो अगर आपके पास ये सेम आ जाए तो ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक है, दो फार्मूले से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो पहले ऑप्शन में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको जो n प्लस एल की वैल्यू है वो कितना है, n प्लस एल निकालोगे तो कितना है 5 है। दूसरे ऑप्शन में अगर निकालोगे n प्लस एल की वैल्यू कितना है, n प्लस एल की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 4 है। तीसरे केस में निकालोगे तो n प्लस एल की वैल्यू आपके पास कितना है 5 है, और यहाँ पे निकालोगे n प्लस एल की वैल्यू आपके पास 5 है। तो लीस्ट एनर्जी आपको यहीं पे दिख रहा है, कुछ भी लोड नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर ये वैल्यू सेम आ जाए, अगर ये वैल्यू सेम आ जाए तो आप हमेशा देख लेना ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एन की वैल्यू ज़्यादा तो ई की ज़्यादा। चलिए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है ये। ठीक है, अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो हमेशा एक चीज़ याद रख लेना, लोन है ना, जो लेफ़्ट साइड होता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, लेफ़्ट साइड होता है वहाँ पे क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, उसी को हम एनोड बोलते हैं, है ना। और वो कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन में। तो मैं यहाँ पे कलर चेंज करके लिख देता हूँ, सेल को एक बार आप यहाँ पे लिख के आपको दिखा देता हूँ। लिखा ही है, लिखना क्या है, देखो आपके पास लेफ़्ट साइड है, ये दिख रहा है ना। मैं और कलर चेंज करता हूँ, ये आपके पास क्या है लेफ़्ट साइड है ना। और इधर से हमारे पास इधर वाली वैल्यू क्या है, पूरा राइट साइड में, इधर वाली वैल्यू हमारे पास क्या है राइट साइड है ना, पूरा ये राइट साइड है। तो लेफ़्ट साइड ऑक्सीडेशन करा दो और राइट साइड क्या करना है, रिडक्शन करा देना है। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो अगर जब आप इक्वेशन मैं शॉर्टकट एक बता देता हूँ आपको, जो किनारे किनारे वाले साइड होते हैं, देखो यहाँ पे ये है ना, ये है, और आपके पास क्या है एच, आपको ऑक्सीडेशन कराना है। ठीक है, H2 से H प्लस होना है, और ये गिवन भी है H2 से H प्लस। तो डायरेक्ट इक्वेशन अगर आप लिखना चाहो, मैं चलो डायरेक्ट नहीं, ऐसे H2 से आपको क्या कराना है H प्लस पे जाना है ना। H2 से यहाँ पे क्या जाना है H प्लस पे जाना है, बैलेंस करके भी इसे लिख लोगे आप। ठीक है, बैलेंस कैसे करोगे, तो ये 2H है और यहाँ पे 2H, और 2 पॉजिटिव है तो इसको न्यूट्रल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे लिख दो। ये आपके पास ऑक्सीडेशन वाला लिख लिया। अब एक रिडक्शन वाला लिखना है, तो रिडक्शन वाला आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे आपके पास H प्लस था, है ना, राइट साइड देखना, और यहाँ पे H प्लस था, तो आपके पास यहाँ पे H प्लस से क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा, वही काम करना है। अब यहाँ पे ये 2H प्लस हो जाएगा, और इसको बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये इक्वेशन हमारे पास 1 है और ये इक्वेशन 2 है हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों को आप ऐड कर लोगे तो अच्छा ये H2 की वैल्यू भी गिवन है ना, ये भी आप ध्यान देते रहना। ये H2 की वैल्यू P1 था, है ना, यहाँ पे देख लो P1 था। ठीक है, H2 की वैल्यू, और आपके पास ये क्या था एक्वस था। ठीक है, और यहाँ पे जो H प्लस की वैल्यू था ये एक्वस था, और ये आपके पास क्या था P2 गिवन था। दोनों को ऐड कर लेना, तो ऐड कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा नेट इक्वेशन H2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2H प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये लिख लेना, आपके पास ये P1 है। ठीक है, और ये आपके पास एक्वस है, और आपके पास इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से 2H प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा, और ये क्या P2 हो गया, और ये एक्वस हो गया। ठीक है, अब आपको पता है भाई, यहाँ पे जब E लिखते हो तो क्या हो जाता है, E आप लिखोगे तो यहाँ पे E बराबर होता है E0 माइनस RT अपॉन NF, और क्या हो जाएगा LN। आपके पास जो प्रोडक्ट होता है, और ये LN क्यों लिखते हो, क्यों क्या होता है प्रोडक्ट का, और डिवाइड बाई इनिशियल, है ना। रिएक्शन क्वाशेंट या के आप लिखते हो, रिएक्शन क्वाशेंट इक्विलिब्रियम पे नहीं होता है, केसी इक्विलिब्रियम पे होता है। तो आपके पास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन तो गिवन नहीं, P2 के टर्म्स गिवन है, तो P2 अपॉन P1 आप लिख लेते हो। ठीक है, और हाइड्रोजन के केस में आप स्टैंडर्ड जो लेते हो ना, रिडक्शन पोटेंशियल हो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, क्या होता है जीरो होता है। तो यहाँ पे आप ये क्या लिख रहे हो, जीरो माइनस ये क्या हो जाएगा RT। एन की वैल्यू यहाँ पे ये दोनों रिएक्शन में कितना था 2 था। नेट रिएक्शन में आप देखो कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉनों का। और आपके पास F फैराडे है, F को ऐसे रहने तो ये क्या हो जाएगा LN, ये क्या हो जाएगा LN आपके पास P2 अपॉन P1 है। अब कोई ये ऑप्शन में गिवन है तो ये सही कर दो, अगर ये नहीं गिवन है तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो,
ये पॉजिटिव में अगर वैल्यू हो गई ln2f, तो ये ln वाली वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएगा, P1 ऊपर आ जाएगा, P2 नीचे, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ऐसा कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड दिख रहा है। सेकंड लगा के आगे बढ़ चलो। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था, फॉर अ रिएक्शन ई द हेंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपसे पूछा था। तो ये भाई फॉर्मूले डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या होता है डायरेक्ट, अगर आपको कभी इक्विलिब्रियम पूछता है तो 0.0 है ना 59 और क्या हो जाएगा डिवाइड बाई वैल्यू क्या होता है यहाँ पे n होता है और ln k होता है ना, n log 10 लिख लो, k इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे ई नॉट आपको गिवन था, देखो यहाँ पे गिवन है ना, ई नॉट गिवन है 0.2955, 0.0591 और एन की वैल्यू यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है ना, तो यहाँ पे और क्या हो जाएगा लॉग, ये क्या हो जाएगा के इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अगर के लॉग के इक्विलिब्रियम आप निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.2955 और डिवाइड बाई आपके पास 0.0591, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 10 आ जाएगा। सॉल्व कर लो, तो अब लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आपके पास 10 है, तो के इक्विलिब्रियम आप निकाल लोगे है ना, लॉग 10 टू द पावर 10 हो जाएगा है ना। लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग अगर मान लो x लिखा है और यहाँ पे 2, तो x बराबर क्या हो जाता है 10 टू द पावर 2, ये प्रॉपर्टी आप याद रख लो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेट करके एक बार देख लेना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, इसमें बोला था HCN इज 1% आयोनाइज्ड। ठीक है, in its 0.2 molar aqueous solution at the same temperature, what would be its percent ionization in its 0.0 मोलर एक्वस सोल्यूशन। अगर देखो मोनो वीक एसिड है या मोनो वीक बेस है, मतलब जहाँ पे सिंपल कैटायन एक जैसे मान लो एच है ना, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएंगे, एक ही कैटायन है, एक सिंपल कैटायन एनायन एक ही आते हैं ना, पॉली एसिड या बेस नहीं है, तो उस केस में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अल्फ़ा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा बराबर होता है K/C, सिंपल। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या निकालना क्या था, HCN 1% आयनाइज हो रहा है। ठीक है, ओके, व्हाट वुड बी इट्स परसेंटेज आयनाइजेशन इन इट्स 0. ठीक है, तो हम लगा लेते हैं। पहले केस में HCN है ना, ये वीक एसिड के लिए यूज होता है, वीक एसिड के लिए है ना, तो यहाँ पे कितना है 1% आयनाइज्ड है, के वैल्यू आपके पास पता नहीं है और कॉन्सेंट्रेशन पहले केस में 0.2, ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरे केस में क्या बोला है, परसेंटेज अल्फ़ा पूछा है ना, और आपके पास के पता नहीं है, यहाँ पे आपके पास कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.02 मोलर, ये इक्वेशन आपके पास 2 हो गया। डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 है ना, तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 1/अल्फ़ा, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा Ka/0.2 और डिवीज़न करने पे 0.02/Ka हो जाता है ना, तो यहाँ से ये वैल्यू कट गया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1/अल्फ़ा बराबर ये क्या हो जाएगा 0.02 डिवाइड बाई 0.2 आ जाएगा है ना। तो इसको हम और अच्छे सॉल्व कर लेंगे 1/ और ये हमारे पास 2/100 हो जाएगा और इंटू 2 और ये ऊपर ये 10, 2 से 2 कैंसिल, ये 10 ये हो जाएगा है ना। तो ये अल्फ़ा बराबर आप लिखना चाहोगे तो यहाँ पे क्या इसको हम उल्टा कर देते हैं ना, तो हमारे पास ये भी उल्टा हो जाएगा, तो अल्फ़ा बराबर आपका जो वैल्यू आ जाएगा √10% आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द डी ब्रॉगली ओके वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ऑफ मास 10⁶ विथ अ वेलोसिटी। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आप सॉल्व कर सकते हो इसको। ठीक है, लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा बराबर H/, है ना, m इंटू वी होता है, H कांस्टेंट होता है, तो आप वैल्यू पुट कर लेते हैं। H की वैल्यू आपके पास क्या होता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। m की वैल्यू आपको पता है कितना है 10⁻⁵। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी भी गिवन है 10 है ना, 10 मीटर पर सेकेंड है, तो बस लैम्डा कैलकुलेट करना, तो भी मीटर में कैलकुलेट करना तो फाइनल आंसर आपके पास 6 मल्टीप्लाई करना, तो ये 626 इंटू 10⁻⁻29 ये मीटर आ जाएगा। ठीक है,
तो फाइनल ये इसका लगभग आंसर आपको निकालना है। तो लगभग ऐसा कौन सा दिख रहा है? -29 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बी वाले में लगा के आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बेस्ड ऑन द फॉलोइंग थर्मोकेमिकल रिएक्शन गिवन है, पहला रिएक्शन गिवन है, आपको द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है ना। वैल्यू ऑफ एक्स मतलब ये आपके पास रिजल्टिंग इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन कैसे बनाया जा सकता है? इसके रिएक्टेंट साइड कार्बन ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड CO2 है। तो ऐसा क्या करने पे आपको रिएक्टेंट साइड कार्बन आ जाए ऑक्सीजन और प्रोडक्ट साइड CO2 आ जाए? तो देखो हमारे पास कार्बन यहाँ पे रिएक्टेंट में है भाई, और हमें O2 चाहिए, ठीक है O2 चाहिए। तो यहाँ भी O2 है, यहाँ भी O2 है, तो एक काम कर, दोनों O2 को हाफ हाफ ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा, और वो यही चाहिए। तो एक काम करते हैं, जो आपके पास रिजल्टिंग इक्वेशन आपके पास E4 है ना। हाँ मतलब ये आपके पास इक्वेशन 4, मैं यहाँ पे इक्वेशन जो आपके पास 4 है, हम क्या करते हैं वो कैसे आया, 1 प्लस इक्वेशन 2 और प्लस इक्वेशन 3, सिंपल है। तो ऐड कर लो, तो 4 आपके पास है, डेल्टा H की वैल्यू कितना है x किलो जूल, 1 की वैल्यू कितना है 131, और आपके पास यहाँ पे -282 सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू, और 3 की आपके पास कितना प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा 242, x की वैल्यू निकल के आएगी 393, आप ऐड कर लो किलो जूल। बहुत सिंपल इक्वेशन था, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एक्टिवेशन एनर्जी आपसे ऑफ अ सर्टेन रिएक्शन इज इतना, व्हेन द टेम्परेचर इज डिक्रीज इतना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेट। भाई देखो कभी भी दो टेम्परेचर की बात करें तो आपको एक ही फार्मूला याद आना चाहिए तुरंत एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड। कौन सा फार्मूला? log K2 अपॉन K1, ठीक है, बराबर क्या होता है ये अपॉन 2.303, है ना, लॉग में ले रहे हो तो ये हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2, यही होता है। वैल्यू पुट कर लो सिंपल 87, और इसको आपके पास किस में किलो जूल में गया है तो हम जूल में कर लेते हैं। 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल, तो 87 जूल बराबर 87 मल्टीप्लाइड बाई 1000, और ये 2.303, आर की वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 8.314। टेम्परेचर आपके पास कितना है, टेम्परेचर क्या बोला 37 से केल्विन में चेंज कर लेना सबसे पहले तो आप, ठीक है। और आपके पास केल्विन में चेंज कर लोगे तो यहाँ पे हमारे पास, तो आपके पास यहाँ पे T2 हो जाएगा वो 288, है ना, के 15 में 273 ऐड कर लेना, और ये हमारे पास माइनस हो जाएगा T2 माइनस T, है ना, डायरेक्ट मैं कर देता हूँ। आपके पास ओवरऑल वैल्यू ये जो आनी चाहिए पॉजिटिव आनी चाहिए, सीधी बात। और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 1/310। तो ये आपने सॉल्व किया तो ये आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास 10। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, पर आपके एग्जाम में कैलकुलेशन इजी आएगा, नीट में, है ना, परेशान नहीं होना। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, 13/K1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुआ तो आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए ये सवाल भी बहुत सिंपल सवाल है, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। आपको ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फार्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फार्मूला? इनिशियल कंसंट्रेशन आपसे पूछा था। तो हमारे पास जो रेट कांस्टेंट होता है ज़ीरो ऑर्डर के लिए वो क्या होता है, हम मान लेते हैं आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन जो आपके पास था वो था ए था, और आपके पास कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी कितना हो जाएगा ए माइनस एक्स। तो आपके पास यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है ए माइनस एक्स डिवाइड बाई टी, है ना, या आप इसी को ऐसे भी लिखते हो सी टी अपॉन टी, या कोई ऐसे भी लिखता है ए टी अपॉन टी, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। तो आपके पास के गिवन था 2 × 10⁻², और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस 0.5, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 25, ठीक है ना। टाइम तो आपको गिवन था, ठीक है। तो आप यहाँ से इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास क्या था ए था, वही तो पूछा था, ए आप निकाल लोगे, सॉल्व कर लोगे। तो सॉल्व करना तो इसी है ना, ये कितना हो जाएगा 50 × 10⁻², यही तो हो जाएगा, और ये आपके पास 0.5 इधर आ जाएगा, तो ए बराबर सॉल्व कर लोगे 1 पॉइंट इतना मोलर समथिंग आ जाएगा आंसर, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपके पास ये सही हो जाएगा। तो आप फार्मूला सारे याद रखते जाना, ठीक है। बाकी केमिकल काइनेटिक्स का एक ट्रिक का वीडियो मैंने निकाल ही दिया है, आप उसे भी देख लेना।
सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ 4p गिवन है, द रिड्यूसिंग पावर। ट्रिक ही है, ट्रिक क्या, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। जो आपके पास रिड्यूसिंग पावर होता है, रिड्यूसिंग पावर होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बात समझ में आया? तो आपके पास यहाँ पे देखो किसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पे ज़्यादा गिवन है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसकी ज़्यादा दिख रही है। तो PQRS आपको जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा Q का हो जाएगा और फिर P का दिख रहा है, फिर S, फिर R हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ 4 गैसेस ABCD आपको गिवन है, ठीक है, हेनरी कांस्टेंट आपको गिवन है, विच आर फॉलोइंग गैस हैज मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी। जो देखो एक एक लाइन का क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन पूछे। KH इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, सॉल्युबिलिटी होता है ना, मतलब KH की वैल्यू आपके पास ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम। तो बस सिंपल क्वेश्चन था। आप आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर आपको देखो कहाँ पे KH क्या वो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी पूछा था, मतलब KH कहाँ पे कम दिख रहा है। तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -4 है और 6.10⁻⁴ है ना, और यहाँ पे 7.8 × 10⁻⁴ है, 6.4 और ओके। तो देखो आप धोखा खा जाओगे, कहोगे सर 7.8 ज़्यादा है, ये आपके पास कम है। देखो यहाँ पे 6.5 है ना, 6.5 अगर यहाँ पे देखोगे इंटू 10⁻⁴ है, और इसको लिखोगे 65/10 इंटू 10⁻⁴। देखो ध्यान से करना, जल्दीबाजी मत कर देना एग्जाम में। तो ये ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा -5, और ये आपके पास -4 है, तो सबसे कम आपके पास सेकेंड में है, तो आपके पास यहाँ पे लोएस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिक हैं भाई, ध्यान देना आप, इसीलिए मैंने सवाल लिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इफ़ मॉलिकुलर इफ़ m इज़ द नॉर्मल मॉलिकुलर वेट एंड x इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ K4 देन द एबनॉर्मल मॉलिकुलर वेट क्या हो जाएगा। चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत सरल है। K4FeCN6 आपको गिवन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है एक, है ना, और शायद पहला ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। यहाँ पे अगर इसको आप डिसोसिएट करते हो, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ, अगर हम इसको डिसोसिएट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, 4K प्लस आता है और क्या होता है FeCN6 माइनस आता है, ठीक है। इनिशियल अगर आपके आई निकालना, आपको इनिशियल वैल्यू मान लेते हैं, इसका 1 था, इसका 0 था, एट ए टाइम की टी क्या हो जाएगा 1 - अल्फ़ा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 - अल्फ़ा, और ये आपके पास 4 अल्फ़ा हो जाएगा और ये अल्फ़ा हो जाएगा, समझ रहा। तो आई कैसे निकलता है आपके पास, टोटल आपके पास जो हो 1 - 4 और 4 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाई इनिशियल मोल। तो इनिशियल मोल आपके पास 1 था, है ना, एट इनिशियल मोल यही तो था, और ये आपके पास एट ए टाइम टी थे। तो यहाँ से आपके पास आई की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितना आ जाएगा, आई की वैल्यू आपके पास आ रहा है, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, तो 1 प्लस आपके पास 4 अल्फ़ा ये निकल के आ रहा है, ठीक है। अब आई जो होता है आपके पास नॉर्मल मोलर मास होता है, क्या नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाई एबनॉर्मल एबनॉर्मल मोलर मास, है ना, यही होता है आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू आपने निकाली 1 + 4 अल्फ़ा, और आपके पास नॉर्मल मोलर मास यहाँ पे गिवन है एम, है ना, ये हो जाएगा एम नॉर्मल लिख लेते हैं, एम नॉर्मल, और ये क्या हो जाएगा एम एबनॉर्मल, एबनॉर्मल। तो यहाँ से हमारे पास जो आपसे वैल्यू पूछा था, क्या पूछा था, एबनॉर्मल की वैल्यू आपसे पूछा था, ठीक है। अच्छा अल्फ़ा की वैल्यू भी गिवन है क्या, नहीं गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन अलग रख लेते हैं, यहाँ पे आपके पास एम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड एक्स आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पे हम एक्स, अल्फ़ा क्या है आपके पास एक्स है ना, डिग्री, ये आप कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे सिंपल आ गया आपके पास वैल्यू हटा एब, यहाँ पे हमारे पास इधर देखो ये एम एब नॉर्मल बराबर क्या हो जाएगा, एम एब नॉर्मल बराबर आपके पास जो वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास ऊपर ये एम था ही, और ये आपके पास 1 + 4x आ जाएगा,
अल्फा आपके पास एक्स है, चाहे डाटा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कुछ भी रख लो। तो आंसर नंबर आपके पास 4 सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ moles of MnO4 required to oxidize 1 mole of ferrous oxalate completely in acidic medium। तो एसिडिक मीडियम में जो आपके पास मैग्नी, अब याद ही रख लो, बैंड है ना 153, जो KMnO4 होता है ना। एसिडिक मीडियम में 5 बैलेंसी फैक्टर होता है, n फैक्टर है, बेसिक में 1 होता है और न्यूट्रल में 3 होता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रख लो। अब इसका बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो या ना लिखो, सिंपल आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे कि देखो याद क्या, वैसे बैलेंस्ड इक्वेशन आप जल्दी से लिख लो। देखो MnO4 माइनस, ठीक है, ऑक्सीडाइज बोला है, तो ऑक्सीडाइज बोला है तो यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन MnO4 यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज बोला है ना, तो यहाँ से ये Mn कितने में है, तो x -8 +7 में। ऑक्सीडाइज मतलब इसका क्या होगा, रिडक्शन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सीलेट। हाँ, अगर मान लो फेरस ऑक्सीलेट ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये क्या होगा, रिड्यूस होगा, सीधी सी बात है ना। एक ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा रिड्यूस होता है, बहुत बार इक्वेशन आपने ये पढ़ा होगा। अब देखो इसको हम Mn2+ हो गया, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे ये बोला है किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, पहले इसको बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। Mn2+ है, यहाँ पे हम ऑक्सीजन 4 है, तो हम एक काम करते हैं 4 ऑक्सीजन हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। 4 ऑक्सीजन हम कर लेते हैं, 4H2O। अब आपके पास 8 है, यहाँ पे 4 2 8H+ हो गए, तो आप यहाँ पे राइट साइड 8H+ आप लिख लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे आप क्या लिख लो बैलेंस करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल कर देंगे वो 2 बच जाएगा, है ना। तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, सही है भाई, आपके पास यहाँ पे बैलेंस हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अगर बैलेंसिंग प्रॉब्लम होगा दोस्तों बता देना आप, ठीक है। मैं आपको अब क्योंकि टाइम नहीं है तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, आपको आप समझ जाओ, ठीक है। ये फेरस ऑक्सीलेट है FeC2। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन 3MnO, बैलेंस इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, MnO4 और यहाँ पे 24H+ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 5Fe, आप बैलेंस करके देखना, एक वैलेंसी शॉर्टकट होता है वैलेंसी मेथड से ना, n फैक्टर निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो। Mn आपके पास क्या हो जाएगा 2+, और यहाँ पे 12H2O हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ नोटिस करना था, 5 मोल्स क्या थे, फेरस ऑक्सीलेट थे बैलेंस इक्वेशन में, और आपके पास कितने, आपके पास MnO4 थे 3 थे। तो देखो जो 5 मोल फेरस ऑक्सीलेट के लिए रिक्वायर्ड था कि 3 मोल MnO4 रिक्वायर्ड था, 3 मोल MnO4 माइनस रिक्वायर्ड था। मतलब वही बात है, 10 टॉफ़ी का मूल्य अगर 20 रुपये है तो एक टॉफ़ी का मूल्य 10 टॉफ़ी का मूल्य अगर 20 रुपये है तो एक टॉफ़ी का मूल्य कितने रुपए हो जाएगा, 20/10 हो जाएगा। और 25 टॉफ़ी का मूल्य कितना हो जाएगा, 25 × 20/10। तो उसी 5 मोल FeC2O4 का 3 मोल MnO4 रिक्वायर्ड है, तो 1 मोल के लिए निकाल लो कितना, 3/5 रिक्वायर्ड होंगे। आपसे पूछा था कितने मोल के लिए, एक ही मोल के लिए पूछा था तो आ गया, और पूछा होता था तो कितना 0.6 मोल MnO4 रिक्वायर्ड, टॉफ़ी करके आप यहाँ पे सॉल्व कर लेना, तो 0.6 आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अमंग द फॉलोइंग लिक्विड सॉल्यूशन विच में फॉर्म एजियोट्रॉप मिक्सचर। एजियोट्रॉप मिक्सचर देखो सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूँ, एजियोट्रॉप मिक्सचर क्या होते हैं, जब आपके पास कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाते हैं सॉल्यूशन के, है ना, या सेम बॉइलिंग पॉइंट हो जाते हैं, तो इसका मैं कहूँगा देखो पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, आप वहाँ पे कुछ मैक्सिमम जो एग्जांपल एनसीईआरटी में उसे याद करके जाओ, मेरा सजेशन है। तो जो एजियोट्रॉप शो करते हैं वो CCl4 CH Cl3 होते हैं। बाकी मैंने आप एजियोट्रॉप का कॉन्सेप्ट यही होता है, सेम बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है ना। तो बस सिंपल है। और मैं आपको एक सजेशन और बोलूँगा, नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन याद करके जाओ, ठीक है। देखो मैं लिख भी देता हूँ, जैसे नेगेटिव डेविएशन है ना, क्योंकि थोड़ा सा एटलीस्ट ये सब तो आप याद ही रखो। अगर वाटर कभी क्या हो NaCl के साथ हो, ठीक है, वाटर आपके पास क्या हो कभी HNO3 के साथ हो, और एसीटोन ये होता है ना, और CHCl3 के साथ हो, या आपके पास क्या हो, या क्लोरोफॉर्म के साथ हो, क्लोरोफॉर्म ही है ये तो, ठीक है। तो ये हमारे नेगेटिव डेविएशन होते हैं। पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन भी लिख देता हूँ, जैसे अल्कोहल कोई भी हो, अल्कोहल आपके पास प्लस H2O, ठीक है। जैसे एथेनॉल आप ले लो, एथेनॉल में आप क्या ले लो,
ऐसे ही टोन ले लो तो ये पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा, ठीक है। या इथेनॉल में आपने क्या ले लिया, साइक्लोहेक्सेन ले लो, साइक्लोहेक्सेन ले लो ऐसे, तो भी पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बेसिस पे आते हैं, तो आप ये याद रख लेना ना, मिनिमम मैं मैक्सिमम चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। बोला है कि वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन फॉर अ फ्यू मेटल W नॉट, है ना, आर गिवन बिलो, द नंबर ऑफ मेटल विच विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 4 नैनोमीटर फॉल्स, ठीक है भाई। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ, तरीका क्वेश्चन भी बता दूंगा, बस तरीका ये है कि आप एक काम कर लो, पहले मिनिमम एनर्जी आप निकाल लो। मिनिमम एनर्जी क्या है, जो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, जो आपके पास गिवन है, क्या गिवन है, ये फॉर्मूला होता है 1240 डिवाइड बाई 400 लैम्डा से आप डिवाइड कर दो, ठीक है। आपके पास ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब आपके पास फोटो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तभी बाहर निकलेंगे जब आपकी जो एनर्जी होगी, जो आपके पास एनर्जी होगी इंसिडेंट की, इस पॉइंट से ज़्यादा होगा, है ना, इस पॉइंट से ज़्यादा होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब आपके पास यहाँ से लाइट आप डालते हो, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी एक मिनिमम आपके पास एनर्जी क्रॉस होना चाहिए जिससे यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारे पास निकल सके, ठीक है। तो ये आपके पास जब भी लैम्डा गिवन हो, आप यहाँ पे ये एनर्जी निकाल लिया करो हमेशा, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। लैम्डा आपके पास गिवन था, ये तो फॉर्मूले में आता है। तो 3.1 कहाँ कहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, मैग्नीशियम में दिख रहा है, कॉपर में दिख रहा है, और कहाँ पे दिख रहा है, सिल्वर में दिख रहा है, बाकी में ये वैल्यू कम दिख रही है ना। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, थ्री आपके पास मेटल हैं जो आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, एटम इज R3 एंड द रेडियस ऑफ फोर्थ बोर, ये मैंने क्वेश्चन शायद करवाया था 25 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में, पर ये इंपॉर्टेंट था इसलिए यहाँ पर भी ले लिया। तो देखो जो रेडियस का रिलेशन होता है क्या होता है, R0 कांस्टेंट, और यहाँ पे n स्क्वायर होता है ना, डिवाइड बाई z होता है। अब यहाँ से आप लिखना चाहो तो ये क्या, ये फॉर्मूला बना सकते हो, R1 अपॉन R2, ये क्या हो जाएगा, N1 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई Z2 अपॉन Z1। तो आपके पास इफ द रेडियस ऑफ थर्ड बोर्ड ऑफ हाइड्रोजन आपके पास मान लो ये क्या है, पहला, हाइड्रोजन को पहला मान लो, और रेडियस ऑफ फोर्थ, ठीक है, हाइड्रोजन फोर्थ के लिए आपसे पूछा था। इफ द रेडियस ऑफ द थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन आपके पास गिवन है, ठीक है। चलो एक एक फॉर्मूला यहाँ पे लाई कर लेते हैं, है ना। आपके पास थर्ड बोर और ऑर्बिट के लिए रेडियस गिवन है, ये और नॉट ऐसे ही रहने दो। कितना है, एन की वैल्यू आपके पास कितना है, यहाँ पे 3 गिवन है, तो 3 का हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही हो जाता है, इक्वेशन नंबर 1। चाहे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते थे, पर ऐसे ही करो ना, इक्वेशन 1। अब आपके पास पूछा किसके लिए था, फोर्थ के लिए पूछा था, तो R4 बराबर R0 मल्टीप्लाइड बाई फोर्थ के लिए, है ना। बोर ऑर्बिट ऑफ इज आर, है ना, रेडियस ऑफ फोर्थ बोर आर गिवन है, तो 4 यहाँ पे आपके पास फोर्थ ऑर्बिट है ना, तो 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 1, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 हो जाएगा। मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, है ना। यहाँ पे आपको देखो एन क्या है, जो बोर ऑर्बिट गिवन है, और रेडियस भी आपको यहाँ पे गिवन है ना। तो यहाँ पे आपके पास डिवाइड कर लो, जो भी आप कैसा आपको पूछा क्या था, फोर्थ के लिए पूछा था, और यहाँ पे आपको ये वैल्यू भी गिवन था, ठीक है। इक्वेशन 1 डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, तो R3 अपॉन R4, और क्या हो जाएगा, कट 9 और R0, और ये क्या हो जाएगा 16 R0, R से R कट गया, R4 आपसे पूछा था, R4 बराबर जो निकल के आ जाएगा वो 16 R3/9 हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा दिख रहा है, 16, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे ये भी लगा लो डायरेक्ट, चाहे यहाँ से आप ऐसे कर लो, ठीक है। थोड़ा मैंने फास्ट बता दिया, पर आप समझ जाना, नहीं समझ आए तो बताना, ठीक है। अच्छा मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने नीट पेपर आउट स्टडी बनाया था, गेस्ट पेपर, है ना, जो कि था कि आपको 37 ईयर PYQ करना था, है ना, जो कि मैंने करा दिया है। फिर मैंने गेस्ट पेपर बनाया था, 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाया था, ठीक है। 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन मैंने तरीके से डिज़ाइन किया था सारे क्वेश्चन। मैं आपको एक बार क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। जैसे देखिए मैंने हेलो एल्केन लिया,
है ना। ये आपको यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे सारे क्वेश्चन मिलते थे, आप सॉल्व करते थे, फिर मैं आपको सोल्यूशन बताता, वीडियो सोल्यूशन और ट्रिक के साथ सोल्यूशन बताता था, है ना, मतलब टू दी पॉइंट। जैसे देख लो ये रेडॉक्स है, सोल्यूशन है ना, तो ये पीडीएफ भी आपको मिल जाता था। उसके बाद मैंने आपको 10 गेस पेपर दिया, थर्ड स्टेप था। जैसे एक गेस पेपर मान लो है ना, ये गेस पेपर आप खुद से यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे मैं आपको देता था, आप सॉल्व करते थे और इसका सॉल्यूशन वीडियो देता था मैं, इसको करा और 37 ईयर पीओ करा ही दिया। अब आपके पास ये है ना। अब ये कर लो, आपका जो पेपर आएगा इन्हीं कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता आएगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। K2HgI4 इज 40% आयनाइज्ड इन एक्वस सोल्यूशन, द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। तो एक तो फार्मूला डायरेक्ट होता है वांट ऑफ फैक्टर का, वो भी आपको बता दूंगा, और एक K4 FeCN6 वाले में तो आपको बताया ना कैसे निकलता है। आप इसको डिसोसिएट 2K प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास किस में डिसोसिएट होता है, HgIO4 2 माइनस में। तो आपके पास वांट ऑफ फैक्टर आई डायरेक्ट फार्मूला अगर आप लगाना चाहो, अल्फ़ा बराबर I-1 अपॉन N-1। N क्या होता है, यहाँ पे कितने एन है, एक, और यहाँ पे एक, दो और एक, N आपके पास यहाँ पे 3 है। अल्फ़ा की वैल्यू आपके परसेंट गिवन है 40%, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो, 40 डिवाइड बाई 100 परसेंटेज में था, तो I और माइनस N-1 हो जाएगा। तो I की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा, तो I की वैल्यू निकालोगे 1.8 के आसपास आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपके पास कितना हो जाएगा, 1.8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पे बोला था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज इतना। ठीक है, जैसे जैसे बोला है आप लिख लो। आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा टीवी और के बी इंटू मोलैलिटी होता है। इसके लिए आपके पास जो वैल्यू गिवन है एलिवेशन 2 और आपके पास 1 मोलर है ना, 1 इंटू के बी गिवन है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोल सॉल्यूशन इज, ठीक है, इक्वेशन 1। और आपके पास क्या बोला है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब डेल्टा टी एफ की वैल्यू आपके पास क्या है, के एफ इंटू मोलैलिटी होता है। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू भी आपके पास कितना है, हाँ 2 गिवन है। और यहाँ पे आपके पास ये कितना है, 1 मोलर नहीं 2 मोलर गिवन है ना, 2 मोलर है, और ये क्या हो जाएगा, के एफ हो जाएगा। इक्वेशन 2, 1 और 2 को आप डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा के बी अपॉन के एफ, और ये क्या हो जाएगा 1/2। तो आपसे पूछा तो क्या था, द रिलेशन बिटवीन के बी एंड के एफ, के बी एंड के एफ ये लिखा है ना। तो के बी एंड के एफ में रिलेशन क्या हो जाएगा, के बी आप लिखना चाहो तो हम 2 के एफ लिख सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फॉर अ रिएक्शन ये द हाफ लाइफ ऑफ इतना गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन। अगर हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन का सवाल आ जाता है तो एक रिलेशन याद रख लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टी हाफ बराबर क्या होता है, ए इनिशियल कंसंट्रेशन n टू द पावर -1, है ना, बस यही। तो यहाँ पे आप लिख सकते टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2, है ना। और आप इसको लिखना चाहो तो ए नॉट 1 टू द पावर n, सॉरी 2 टू द, है ना, इनवर्स है, तो ए नॉट 1 n-1 हो गया सवाल। तो टी हाफ पहले किस में 100 डिवाइड बाई 50, और इनिशियल कंसंट्रेशन पहले बाद वाला कंसंट्रेशन और फिर पहले वाला 1, और ये 0.5। तो ये आप लिख सकते हो n-1। तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 10, मतलब ये भी 2 है ना, n-1, 2 से 2 कैंसिल, n-1 बराबर 1, n की वैल्यू आ जाएगी 2। ऑप्शन नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इंक्रीज 0 इन 30 मिनट, द एवरेज रेट। चलो भाई एवरेज रेट आप निकाल लो, सॉल्व। ए आपको रिएक्शन गिवन है, ए से बी के लिए गिवन है। यहाँ पे टी आपके पास ये कितना था, टाइम 0 पे, है ना। फॉर अ केमिकल रिएक्शन ए से बी, इट वॉज फाउंड द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इंक्रीज इतना, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। मान लो यहाँ पे आपके पास टाइम 0 पे इसका कंसंट्रेशन बी का 1 था, है ना। बाद में क्या होता है, टाइम टी पे इसका इंक्रीज कितना हो जाता है, 0.2 हो जाता है। टाइम कितने टाइम पे, 30 मिनट पे, है ना, 30 मिनट पे, यही तो बोला है। तो एवरेज रेट आप कैसे निकालते हो, एवरेज रेट आपके पास पता है क्या, क्या पता भाई, डेल बी डिवाइड बाई डेल टी, कितना चेंज है 0.2,
और आपके पास क्या हो जाएगा, 1 क्यों माने भाई, ये तो प्रोडक्ट तो बना ही नहीं होगा ना, इनिशियल में ये 0 था, इनके कितना हो जाएगा इंक्रीज 0.2 माइनस 0, और यहाँ पे डेल्टा टी, आपके पास डेल्टा टी जब निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा डेल्टा टी, तो यहाँ पे आपके पास ये 0 माइनस 30, बाद में 30 मिनट है ना, टाइम टाइम चेंज लेना है ना, 30 माइनस 0 सही है, तो ये 0.2 और ये 30 मिनट है, तो 1 मिनट बराबर क्या होता है, एक मिनट बराबर हावर में चेंज करना है ना, मतलब 1 हावर बराबर, क्या मैं लिख रहा हूँ 60, 1 हावर बराबर 60 मिनट होता है ना, 1 हावर बराबर क्या होता है 60 मिनट, या 60 मिनट बराबर क्या होता है 1 हावर होता है ना, तो 1 मिनट बराबर 1/60 हावर हो जाएगा, 30 मिनट बराबर टॉफी वाला रूल 30/60, ये 1/2, तो वही मैं लिख रहा था 0.2, और ये 1/2 को आप क्या लिख सकते हो 0.5, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 2/5 आ जाएगा, 2/5 मतलब आपके पास ये लिख सकते हो 0.4 आ जाएगा, और 0.4 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 10⁻⁻1, तो आपके पास -1 गिवन था, एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, सारे अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको पास क्या गिवन था भाई, कि एज्यूमिंग BaH twice is completely ionized in aqueous solution under the given condition, the concentration of H3O। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ लो, कंसंट्रेशन आपसे पूछा है। Ba ये भाई स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल का यही एक अकेला होता है स्ट्रॉन्ग, तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा, 2OH- होता है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि Ba, ठीक है, एज्यूमिंग कम्प्लीटली आयनाइज, ये भी बोला है अंडर द गिवन कंडीशन टाइटन द कंसंट्रेशन ऑफ H3+ आयन इतना कुछ सोल्यूशन ऑफ BH एट 298 केल्विन। ओके, तो यहाँ पे H3O+O आयंस का कंसंट्रेशन आपके पास 0.05 मोलर गिवन है, ये 2 है, 2OH का कंसंट, ये यहाँ ये जितना होगा, मतलब आप सब इसे समझो, एक गिलास शरबत लो, तो एक गिलास शरबत में से 1 चम्मच शरबत टेस्ट करो, तो जितना एक गिलास में टेस्ट होगा उतना ही 1 चम्मच में होगा, तो यहाँ पे आपके पास जितना होगा वो डिसोसिएट भी उतना होगा, तो ये कंसंट्रेशन है 2 इंटू 0.005 हो जाएगा, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.001, और ये वैल्यू 10⁻⁻2 हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस पे जो H+ आयनिक प्रोडक्ट निकालते हुए OH- का कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो किसके बराबर होता है KW 10⁻⁻14। अब आपसे पूछा क्या था H3O+ का, आपको पूछा था कॉन्सेंट्रेशन, समझ रहे हो, तो 10⁻⁻14 हो जाएगा, और H+ का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ये आपने क्या निकाल लिया है, सॉरी निकाला नहीं है आपने, ये तो आपसे पूछा है, तो OH- का आपने निकाला है 10⁻⁻2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻12 आ जाएगा, है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रख लेना, आपको ये जो सॉल्यूशन 0.0 गिवन था, यहाँ पे 0.05 मोलर जो गिवन था, डिसोसिएट हुआ, तो 2 यहाँ से OH थे जो 2 में डिसोसिएट हो गए, तो कंसंट्रेशन भी आप ये पूरा हो जाएगा, ×2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने OH का निकाल लिया, और ये हमें फॉर्मूला के थ्रू पता है, और आंसर हमारे पास आ जाएगा ये। ठीक है, आंसर गिवन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द pH ऑफ NH4 सॉल्यूशन विल बी Kb, मतलब आपके पास वीक बेस गिवन है। डायरेक्ट फार्मूला याद रख लेना, जब भी आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है, कौन सा, pH बराबर, ठीक है, NH4Cl गिवन है, pH बराबर 7-, बफर से सॉल्यूशन है Kb, PKb जो बेस होता है वहाँ पे लिखते हैं PKb -½ log C। ठीक है ना, अगर वीक एसिड होता तो प्लस हो जाता, वो भी अभी आगे सवाल बता दूंगा। 7 माइनस ये कितना हो जाएगा, लॉग PKb आपको गिवन है ना। चलो सॉल्व करते हैं। देखो जैसे pH आप लिखते हो माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ लिखते हो, इसी तरीके से PKb लिखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग कॉन्सेंट, आप यहाँ पे Kb लिख, यहाँ H था तो H, यहाँ Kb था तो Kb लिख लो, तो PKb आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ, और आपको KB गिवन है, तो KB गिवन है तो आप यहाँ से क्या निकालोगे, माइनस लॉग PKb है ना, मैं कहूँगा ये वैल्यू कॉमन ही कर लेता हूँ, तो ये आपके पास PKb माइनस लॉग 10⁻, ये 5 हो जाएगा, और ये हाफ, और लॉग सी कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है, लॉग सी मतलब 2 इंटू 10⁻⁻2 गिवन है। ठीक है, तो ये 7 - ½ ये 5,
और ये माइनस कॉमन ले लिए थे तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस और ये हाफ, और आपके पास हाफ, इसको जब हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो लॉग ए इंटू बी, मतलब लॉग 2 की वैल्यू 0 301 गिवन है, और लॉग वो 10 की वैल्यू 1 और 2 बाहर आ जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दे रहा हूँ दोस्तों, तो डायरेक्ट क्या आप समझ जाना, कैलकुलेट करना, तो ये आप यहाँ पे आप सॉल्व करें 7 माइनस ये 5/2, और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस अंदर गया तो ये हाफ हो जाएगा, है ना, और वो वैल्यू मैंने पूरा पुट कर दिया, तो ये पी एच आपके पास, यहाँ पे जो पी एच आपके पास ओ एच आपके पास पूरा निकल के आएगा 5.35 आंसर हो जाएगा 5.35। अगर पी ओ एच पूछता तो पी एच प्लस पी ओ एच बराबर कितना होता है 14 होता है, ये भी फॉर्मूला याद रख लेना, पी के प्लस पी के बी भी जो होता है आपके पास 14 होता है, ये भी आप याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ आपसे वर्क डन पूछा था, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा वर्क डन का, सिंपल क्वेश्चन। कैसे सिंपल क्वेश्चन है, कभी भी आपको ग्राफ गिवन हो और वर्क डन पूछता है, तो जो वर्क डन होता है वो क्या आप निकालते हो, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व निकालते हो, ठीक है, वर्क डन। तो आपके पास वो जो है ट्राइपेजियम है, ट्राइपेजियम के केस में जो एरिया होता है, ट्राइपेजियम के केस में, ट्रेपेजियम के केस में जो एरिया आता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाई हाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप निकालोगे तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड आपके पास कौन सा है, ये देखो, ये यहाँ से आपको लेना है ना। तो अब एक चीज़ देखो, ये वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है 2,2 से, तो ये 12 है, मतलब 2 माइनस कर लोगे, है ना, ये 0 से नहीं स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट होता तो 12 लेते, मतलब 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 2 से 12 तक जाओगे तो 10 ही हुआ ना, तो चेंज आपके पास 10 ही हुआ, मतलब ये 10 हो गया, और वहाँ पे आपके पास वो कितना गिवन है 10, और ये 6 हो जाएगा, है ना, 10 प्लस वो यहाँ तक है 8, यहाँ तक है ना भाई, ये वाला देखो 8, तो 2 माइनस कर लोगे 6, और हाइट अगर आप देखोगे पैरेलल साइड लिख लिया, हाइट आपके पास कितना हो जा रहा है 8 से, वो भी कितना है 6 है, तो हमारे पास 6 हो गया, तो हाफ इंटू 16 और ये 6, तो 2 3 6, और ये हो जाएगा 3 16 3 18 और 3 48, आंसर 48 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया, अगर ट्रायंगल होता तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये सारे एरिया अंडर कर्व आपको निकालना होता है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ से जो हाइट आप ये निकालोगे ये कितना आ जाएगा, समझ पा रहे हो ना, ये भी 2 से स्टार्ट है तो ये 6 हो जाएगा ना, 2 से 8 तक गया तो 6 हो जाएगा, 2 माइनस कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द न्यूट्रलाइजेशन ऑकर व्हेन 10 ml ऑफ इतना एसिड ए इज अलाउड टू रिएक्ट विथ 30 ml ऑफ इतना बेस, द बेसिसिटी ऑफ ए। चलिए भाई, आपके पास एसिड है और बेस है, एसिड बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है, सॉल्ट और वाटर, क्लास 9th और 10th में पढ़ते हैं। एसिड का 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, 10 ml गिवन है ना, मोलर इंटू वॉल्यूम करोगे तो मोल आ जाते हैं। बेस आपके पास क्या है, बेस आपके पास है MOH ट्वाइस है, तो यहाँ पे आपके पास कंसनट्रेशन 0.05 है मोलर, और ये क्या है 30 ml है। तो अब याद रख लें, जब भी न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे क्या होता है, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे। और ये क्या होता है एन फैक्टर मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड, और ये एन इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस और ये एसिड। एसिड का आपके पास क्या पता है, एन नहीं पता है, 0.1 सारी 0.1 आपको क्या हुए कॉन्सेंट्रेशन है, वॉल्यूम आपके पास 10 ml है, और एन फैक्टर आपको नहीं पता है। इस बेस के केस में तो एन फैक्टर निकाल लोगे, क्योंकि एन फैक्टर यहाँ पे अगर आप MOOH चॉइस को आप तोड़ते हो तो M2 प्लस आ जाएगा और 2 OH माइनस आएगा, तो यहाँ पे जितने OH रिलीज होंगे वही एन फैक्टर हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो एन फैक्टर 2, मोलरिटी आपके पास 0.05, और आपके पास वॉल्यूम भी गिवन है 30 ml है ना। तो जो एन फैक्टर निकल के आएगा, एन फैक्टर निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लो, 10 1 जा 10, 10 3 जा, ये हो जाएगा।
और हमारे पास ये वैल्यू और 10 से सॉल्व कर लो, ये 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब इतना मल्टीप्लिकेशन तो कर ही पाओगे आप। तो ये सवाल था, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये 20 ml ऑफ 0.0। ठीक है, ये भी आपके पास सेम क्वेश्चन है। M2C मोलर K2Cr2O7 है ना, मोलर है, K2 कल गलत थोड़ा लिखा गया है। इज यूज फॉर टाइट्रेशन ऑफ इतना एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम, चलो भाई सॉल्व कर लो, सिंपल। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो मोलरिटी वॉल्यूम अगर आपको गिवन हो, हमेशा आप फार्मूला कौन सा लिखोगे, फार्मूला आप लिखो, ये K2Cr2O7 लिखा है, K2Cr2O7। तो इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+। अभी क्या हो जाएगा, n फैक्टर इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इसका, और इसका n फैक्टर मोलरिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो हमेशा K2Cr2O7 के केस में भाई वहाँ पे चेंज निकालोगे वो वैलेंसी फैक्टर 6 ही आता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आप ये 6 हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन आपके पास। चाहे हमेशा आप याद भी रख लो K2Cr2O7 केस में वैलेंसी फैक्टर 6 लेना है। ठीक है, अभी के लिए याद रख लो, बाकी जब रेडॉक्स पढ़ाऊंगा तो समझा दूंगा लॉजिक। 0.0 मोलरिटी आपके पास 20 ml हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास निकालोगे तो ये मोलरिटी आपसे पूछा था, एन फैक्टर आपके पास Fe2 का अगर आपने एन फैक्टर यहाँ पे निकालना है तो कैसे निकालोगे, देखो बताता हूँ। जो Fe2+ है ना दोस्तों, वो हमेशा कहाँ जाना चाहेगा, ये दो ही तो ऑक्सीडेशन एग्जिस्ट करता है, Fe2+ और Fe3+। तो Fe3 में जाना चाहिए, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होता है। और एन फैक्टर अगर ऐसे निकालना हो तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 1 है, और कितने आयरन है, 1, तो मल्टीप्लाइड 1, तो वैलेंसी फैक्टर 1 आता है। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एटम। तो मोलरिटी यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 1 और वॉल्यूम आपके पास शायद गिवन है 10 ml गिवन है। तो ये 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, मोलरिटी आप सॉल्व कर लिए, मोलरिटी आ गया 24 इंटू 10⁻²। आपसे पूछा था 24, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, ये गिवन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 लीटर ऑफ, आपके पास है रेडॉक्स के थोड़े से क्वेश्चन ले लिए मैंने, है ना, आप प्रैक्टिस कर लो, आपकी गलतियाँ दूर हो जाए। H2SO4 रिएक्ट करा है NaOH, फिर एसिड बेस रिएक्शन H2SO4 है, रिएक्ट करा है किससे, NaOH से, NaOH से रिएक्ट कर रहा है, NaOH से रिएक्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, Na2SO4 मिलेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2H2 हो जाएगा। ये H2SO4 के अगर आप मोल निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, मोल बराबर होता है मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो डायरेक्टली मोलरिटी आपके पास पता है 0.2 वॉल्यूम, तो ये मोल कितने गिवन है आपके पास, 0.4 मोल गिवन है। NaOH के भी अगर आप मोल निकालना चाहोगे तो कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये 0.2 गिवन है। ठीक है, इनिशियली। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हो, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका है, जो आपके पास स्टोइकियोमेट्री है उसको डिवाइड कर दो मोल, गिवन मोल में 0.1 इतना, 0.2 उतना। अब इसमें 0.4 और ये 0.2 में कम वैल्यू जो होता है वही लिमिटिंग रिएजेंट आपके पास है। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो रिएक्शन में सबसे पहले ख़त्म होता है। तो अब यहाँ पे आपके पास फाइनल जो एन फाइनल लिखोगे, कैसे लिखोगे, 0.4 ख़त्म कौन होगा, 0.2, और ये 0 हो जाएगा, और बनेगा कितना है, 0. जितना ख़त्म हुआ उतना बना। ये आपके पास 0.2 फाइनल मोल, और ये 0.2 Na2SO4 के मोल आ गए। समझ पा रहे हो आप, 0.2 Na2SO4 के मोल आ गए। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, हाँ 0.2, हाँ ठीक है। एक हमने गलती क्या किया, बाकी सब कुछ सही है, कुछ नहीं, इसे बैलेंस भी करके लिखो। ये 2 है ना, यहाँ पे Na2 है, 2 है, तो सही है भाई। तो ये आपके पास कितना है, 2 है। तो ध्यान देना, एक जब हमारे पास कितना है यहाँ पे 1 मोल एसिड के लिए 0.2 NaOH लग रहा है। समझ में आ रहा है आपको, मतलब 1 मोल एसिड के लिए, या ऐसे बोल लो 2 NaOH के लिए आपके पास 1 Na2SO4 लग रहा है, मतलब 2 मोल, यहाँ पे देखो NaOH है ना, 2 मोल NaOH के लिए आपके पास 1 Na2SO4 रिक्वायर्ड है। तो 1 मोल के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, 1 मोल के लिए आपके पास 1/2 रिक्वायर्ड होगा। 1 मोल के लिए ये कितना हो जाएगा, 1 मोल के लिए तो निकालना ही नहीं है, बस यहाँ से आपको ये दिख रहा है, कंक्लूजन ये है कि ये आधा हो रहा है ना, ये आधा हो रहा है। तो 0.2 के लिए कितना, 0.2 के लिए भी ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो 0.1 मोल Na2SO4 हो जाएगा। अरे यही सिंपल ना, 2 से 1 मिल रहा है तो 2 से आधा हो रहा है, तो 0.2 से भी आधा होगा। तो ये वैल्यू जो फाइनल यहाँ पे लिखना था ना, ये लिमिटिंग रीजन वाला कितना है, ये 0.1 लिखना था। ठीक है, तो इतना आ गया। अब आपके पास क्या निकालना था,
द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन। मोलैरिटी आपको निकाल, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई वी टोटल। नंबर ऑफ मोल्स Na2SO4 के आपने निकाल लिया 0.1 और वी टोटल आप निकाल लोगे। वी टोटल आपके पास टोटल मोल वॉल्यूम कितना है 4 लीटर है, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 को आपने सॉल्व किया तो ये 0.025 मोलर आ गया। ठीक है, इसको आप अगर अच्छे से और लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा 25 2.5 है ना इंटू 2.5, ये एक डेसिमल जाएगा 10⁻⁻² हो जाएगा। एक डेसिमल और खिसका के लिख दो तो आप लिख सकते हो 25 इंटू 10⁻³ आपको पता है 1 मिली मोलर बराबर कितना होता है 10⁻³ मोल होता है, तो हम मिली मोल से रिप्लेस कर देंगे 25, इसके जगह 1 रख लेंगे तो ये मिली मोल में आ गया, तो ऑप्शन नंबर आपके पास 25 हो जाएगा। ऑप्शन नहीं गिवन है तो ऑप्शन नंबर 25 आंसर मिलीमोल आप लिख लेना। ठीक है, ये आपको ये सिखाना था इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा याद रख लेना लिमिटिंग रीजन कैसे आप अप्रोच करते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, मास ऑफ मेथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, ऐसे वाली भी आपसे पूछे जाते हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले कंबक्शन रिएक्शन का एक आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। सी बैलेंस करना भूल गए तो क्या हो जाएगा x + y/4 और यहाँ पे O2 x CO2 + y/2 H2। ये बैलेंस कंबक्शन रिएक्शन है, कंबक्शन रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, हमेशा अगर भूल गए तो ऐसे करना, नहीं बैलेंस तो। अब मेथेन का जब आप कंबक्शन करा रहे हो O2 हमेशा O2 की प्रेजेंस में ही होता है, CO2 बनेगा और यहाँ पे 2H2O बनेगा। ठीक है, ये बोला है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मोल्स ऑफ CO2 आप निकाल लो वहाँ जो इसके अकॉर्डिंग 22 ग्राम क्या बोला, मास ऑफ मेथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंप्लीट कंबक्शन। तो देखो अगर पहले मोल में कन्वर्ट करो, मोल के टर्म्स में CO2 केस में बाई वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट 44, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 और ये कितना हो जाएगा 0.5। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो ये 0.5 आ गया, तो हमारे पास अगर यहाँ पे एक मोल CH4 है ना के लिए कितना हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, मतलब एक मोल से हमारे पास इतना मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर 0.5 मोल मेथेन लोगे तो हमारे पास 0.5 मोल हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा CO2 प्रोड्यूस होगा। 0. वही बात है ना यार, एक मोल से CO2 इतना मिल रहा है तो हमारे पास ये 0.5 मोल से एक टॉफ़ी का मूल्य 2 रुपये है तो 2 टॉफ़ी का मूल्य मल्टीप्लाई कर दोगे, वही है। एक टॉफ़ी का मूल्य 1 रुपये है तो चाहे एक टॉफ़ी का मूल्य 1 रुपये बोलो और चाहे 1 रुपये का एक टॉफ़ी बोलो, बात एक ही है। तो ये एक मोल एक CH4 से एक मोल CO2 या आप ये बोलो 0.5 जो हो बराबर होने चाहिए। अब यहाँ पे आपको पता है मास किसका पूछा था, मेथेन का, तो मोल इसके पता चल गए। तो मोल बराबर क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो 0.5 वेट आपसे पूछा था, मॉलिक्यूलर वेट मेथेन का 16, तो वेट बराबर आपके पास कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 16, ये आ जाएगा 8 ग्राम आ जाएगा। आंसर याद रख लेना, ऑप्शन नंबर, आंसर नहीं तरीका याद रख लेना, बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। अब वॉल्यूम पूछता है तो वॉल्यूम के टर्म्स में निकालते हैं, जो पूछा उस टर्म्स में निकाल लो। देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग 85% 8 कार्बन कितना हो जाएगा। तो आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास कार्बन हाइड्रोजन की, मैं यहाँ पे परसेंटेज लिख लो, ऊपर थोड़ा सा लिखता हूँ है ना, यहाँ पे परसेंटेज कितना गिवन है 85% कार्बन है, तो बाकी रिमेनिंग आपके पास क्या हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। 100 में माइनस कर दो, कोई भी चीज़ 100% होता है। मोल निकाल लो, यहाँ पे मोल निकालोगे तो क्या हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट अपॉन ये कितना 7, कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट 12 और 7.15 आ जाएगा। हाइड्रोजन का आपके पास वेट पता है, ये डिवाइड बाई 1 तो ये कितना हो जाएगा 40.2। रेशियो निकाल लो, मोल रेशियो निकाल लो, कितना आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। तो जो इम्पेरिकल फार्मूला है वो कितना हो जाएगा CH2 होता है। ठीक है, अब आपको पता है इम्पेरिकल फार्मूला आपके पास कितना हो गया C2 हो गया। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकलता है आपको पता, देखिए यहाँ पे क्या बोला है नंबर ऑफ हैविंग गिवन मोलर मास 84 गिवन है। तो जो इम्पेरिकल फार्मूला आपके पास है ना, इम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाई n
और यहाँ पे क्या होता है मॉलिकुलर फार्मूला। तो इसका मोलर मास ले लो और इसका आपको गिवन है इम्पेरिकल आपके पास मोलर मास इसका कितना आ जाएगा 14 और एन आपको निकालना है। और ये मॉलिकुलर फार्मूला का मोलर मास कितना है 84। तो ये कितना आ जाएगा एन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा है ना, डिवाइड करो तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आप क्या करते हो इम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकलता है मॉलिकुलर फार्मूला मल्टीप्लाइड बाई मॉलिकुलर फार्मूला और आपके पास क्या हो जाता है यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई कर दे तो मतलब इम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाई एन। तो आपके पास जो आंसर निकल के आ जाएगा देखो एन से आपको मल्टीप्लाइड भी करना है ना एन से, तो वही तो बराबर है। तो 6 × CH2 और ये आपके पास निकल के आ जाएगा C6H12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहीं गिवन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो बस यही निकालना था आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। गिवन ऑक्सीडाइजिंग पावर स्पेसिस आपको गिवन है, ऑक्सीडाइजिंग पावर गिवन है। तो देखो जो आपके पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर के। ऑक्सीडाइजिंग पावर स्टैंडर्ड SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। देख लो कहाँ पे ज़्यादा गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो CO यहाँ पे 1.81 सबसे ज़्यादा 8 ही दिख रहा है 1.81, तो आपके पास कोबाल्ट में सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें कहाँ दिख रहा है PB4 में दिख रहा है, देख लो यहाँ पे 6 7 है, बाकी में ऐसा नहीं PB, बाकी ऑप्शन आपको मिल गया। CO आपके पास आ गया, PB4 आ गया, एक में ही ऑप्शन CO PB4 ऑप्शन नंबर बी, बाकी लगाने की ज़रूरत ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन कंप्लीट कंबक्शन 0. इतना ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव इतना ग्राम ऑफ CO2 द परसेंटेज ऑफ कार्बन। देखो ऐसे क्वेश्चन बेसिक वाले आप तैयार करके जाओ। देखो आपके पास क्या बोला है ऑन कंप्लीट कंबक्शन 0.492 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कितना 0.492 ग्राम है, गिव इतना ग्राम ऑफ CO2 है ना 0.792 ग्राम ऑफ CO2 दे रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना वेट ऑफ कार्बन निकाल लेते हैं। वेट ऑफ कार्बन इन 0.792 ग्राम ऑफ CO2 में, तो कैसे निकालोगे, कार्बन एक ही कार्बन है तो एक मल्टीप्लाइड बाई कार्बन का एटॉमिक वेट 12 डिवाइड बाई आपके पास CO2 का मॉलिक्यूलर वेट आपके पास टोटल ये है ना 40 और पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास 0.792 CO2 का वेट है ना। तो यहाँ से कार्बन निकल के 0.26 कार्बन इतना है। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन पूरा ऑर्गेनिक परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना 0.216 ये कार्बन है, कार्बन आ गया, डिवाइड बाई टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना था ये वाला था आपके पास, तो 0.492 डिवाइड बाई 100, तो आपके पास कितना आ जाएगा 43.9%, ठीक है। ये सब और डिटेल में बहुत अच्छे से एक एक लाइन समझाता हूँ मैं, पर यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ तो डायरेक्ट अब टाइम भी नहीं रहा है आपको कन्फ्यूज, तो जो समझ रहे हैं वो समझ लें, जिनको नहीं आ रहा है जो ड्रॉप लेने की कोशिश कर रहे हैं वो मुझसे बताएंगे, तो हम बॉबी सर मिलके कुछ ऐसा लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना हो। देखो हम लोग एज ए स्टूडेंट सारे सिचुएशन को देखें तो मुझे पता है, अब मेरा टारगेट ये है ना कि मैं आपको एक चैप्टर एक टॉपिक कोई भी इस तरीके से पढ़ाऊँ जैसे, तो 10 किताबों का सवाल, अब ऐसा नहीं कि हज़ारों सवाल ले आ दूँ, नहीं, लगभग इतने सवाल हों 100 200 300 500 सवाल कि आप उससे बाहर जाए ही ना, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना हो ना। तो ये प्लानिंग है इन फ्यूचर, देखते हैं क्या करते हैं। हर चैप्टर इस तरीके से पढ़ाएंगे, प्रिसाइज टू द पॉइंट और सीक्वेंस, मतलब लोग कहते हैं हम लोग पूरा एनालिसिस, मतलब भले मुझे एक चैप्टर के वीडियो 20 दिन में बनाने पड़े पर वो मैं ऐसे तरीके से बनाऊंगा कि ऐसा दोबारा कहीं बना नहीं होगा, है ना। बनेगा इन फ्यूचर पर कोशिश ये रहेगी यूनिक करने का, है ना। चलिए आगे देखते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन 3.6 मोल ऑफ वाटर। चलिए द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपसे बोला है, तो देखो आपके पास वाटर क्या होता है, यही होता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन क्या बोल सकते हो आप 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, या इसी को आप ऐसे बोल सकते हो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। 1 मोल 16 ग्राम उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा, क्योंकि वेट के टर्म्स में निकालना था इसलिए हमने लिखा 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो आपसे पूछा क्या था, एक टॉफ़ी का मूल 2 रुपये, तो 4 टॉफ़ी का मूल मल्टीप्लाई करोगे तो एक यहाँ पे ऐसे 1 मोल H2O के लिए इतना है 16 ग्राम, तो 3.6 मोल के लिए आपके पास कितना हो जाएगा
3.6 मल्टीप्लाइड बाई 16 ऑक्सीजन, तो 57.6 ग्राम। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नंबर ऑफ रेडियल एंगुलर नोड, तो रेडियल नोड बराबर क्या होता है, रेडियल नोड बराबर होता है n-l-1। जो एंगुलर नोड होता है, एंगुलर नोड क्या होता है, वो l के बराबर होता है ना। और जो टोटल नोड होता है, टोटल नोड वो n-1 के बराबर होता है। ठीक है, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। आपके 4D के लिए पूछा था, 4D के लिए आप n की वैल्यू कितना हो जाएगा, जो यहाँ पे होता है वही n होता है, और l की वैल्यू क्या होता है 0 1 2 3 S P D F। तो यहाँ पे आपके पास क्या था, D था, तो D के लिए l की वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पूछा क्या था, रेडियल नोड, रेडियल नोड निकाल लो भाई, n4 - 2 - 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सही कह रहा हूँ। और क्या पूछा था, एंगुलर नोड, एंगुलर नोड आपके पास l की वैल्यू 2, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज़ नॉट अलाउड, क्वांटम नंबर आपके पास कौन सा अलाउड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो, आपको पता है जो n होता है वो आपके पास सेल है, l क्या है भाई, l की वैल्यू होती है 0 से n-1 तक, m की वैल्यू होती है -l2 प्लस l होती है ना, ये होता है। तो अब साफ साफ अगर आप देखोगे, साफ साफ अगर देखोगे तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है। चलो यहाँ पे अगर निकालना भी चाहो, एक एक चेक करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। एन की वैल्यू मैं निकाल बता दूँ, एन बराबर एल 3 है, तो एल बराबर क्या हो जाएगा 0 से n-1, मतलब 0 1 और 2 तक जाएगा, तो 2 गिवन है, हाँ भाई पॉसिबल है। इसी तरीके से बी वाला अगर आप निकालोगे तो एन बराबर आपके पास क्या है 3 है, एल की वैल्यू आप निकालोगे 0 1 2 ही आएगा, है ना, ये भी पॉसिबल है। तीसरा वाला ऑप्शन देखो, एन बराबर 3 है और एल बराबर कितना, एल बराबर कितना हो जाएगा 0 1 2, और यहाँ पे एल गिवन क्या है 3 गिवन है, तो ये पॉसिबल नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है, और एक ट्रिक भी होता है हमारे पास, है ना, m इज़ लेस देन ऑलवेज इक्वल टू l होना चाहिए। ठीक है, m लेस देन और इक्वल टू l होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। when the excited electron of hydrogen atom from n बराबर 5 drops to the ground state, the maximum number of emission observed, मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन ऑब्जर्व आपसे पूछा है। तो आपके पास इमिशन लाइन जो होगा वो कितना हो जाएगा, इमिशन लाइन आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा n2 - n1, क्या हो जाएगा n2 - n1 + 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n2 बराबर 5 n1 बराबर 1, तो ये कितना हो जाएगा 5 - 1 और 5 - 1 + 1, ग्राउंड डिस्टेंस पूछा था 2, एयर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा आंसर। चलो ऑप्शन नंबर बी आगे चलते हैं। A solution containing इतना ग्राम of ethylene glycol in 250 ग्राम of water is cooled if kf इतना the amount of water separated। देखो ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपके पास जो वाटर गिवन है ना, आप पहले बार में मत यूज करो सेपरेटेड वाले केस में ना। देखो बताता हूँ कैसे। आपके पास डेल्टा टी एफ गिवन है, माइनस ये डेल्टा टी एफ निकालोगे ना भाई, क्या हो जाएगा टी एफ, है ना, टी एफ नॉट माइनस टी एफ हो जाता है, यही तो होता है ना, आप पढ़ते हो। तो ओवरऑल आप यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू गिवन है, चेंज आपको गिवन है, वो कितना हो जाएगा 10 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और यहाँ पे के एफ आपके पास 1.86 गिवन है। मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 62 आपके पास वेट है एथिलीन ग्लाइकॉल का, और मॉलिकुलर वेट भी आपके पास 62 होता है। और सॉल्वेंट का मॉलिकुलर वेट हम मतलब वेट नहीं पता है तो हम डब्लू मान लेते हैं, और केजी में लेना है इसलिए हमने क्या कर लिया डिवाइड बाई 1000 कर लिया। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 10 और 8.6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 × 1000 डिवाइड बाई डब्लू, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये डब्लू यहाँ पे आपने जो निकाल लिया वो कितना आ जाएगा 86 आ जाएगा, डिवाइड करना 86 ग्राम आ जाएगा। अब देखो जो सेपरेटेड आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो है, टोटल वाटर आपके पास कितना गिवन है 250 ग्राम गिवन है ना। तो अमाउंट ऑफ वाटर सेपरेटेड कितना हो जाएगा, सेपरेटेड आपके पास वाटर है ना, एज आई सेपरेटेड वाटर कि 250 आपके पास था, आया कितना था ये
186। हमेशा ये ट्रेंड याद रख लो कि ऐसे ही सॉल्व करना है ना। बाकी क्वेश्चन जब कराएंगे तो आपको पढ़ाएंगे सॉल्यूशन तो वहाँ बताएंगे, ठीक है। तो ये तरीका आपको याद रख लेना, कभी भी सेपरेटेड, ये अलग अलग वैरायटी की स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तो याद रख लेना। कब आपके पास पहले वेट निकाल लेना और जो वाटर गिवन हो अमाउंट उसको माइनस कर देना। तो 64 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था कि द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड ए एंड बी आर इतना, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड मतलब प्योर, आपके पास पी नॉट ए बराबर 400 है और पी नॉट बी बराबर आपके पास कितना है 600 गिवन है, ठीक है। और बोला है ऑन मिक्सिंग द टू लिक्विड्स द सम ऑफ देयर इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द फाइनल मिक्सचर, ओके। द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इज इतना, मतलब आपके पास मोल फ्रैक्शन बी का 0.5 है। और क्या है द वेपर प्रेशर ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर द मोल फ्रैक्शन द वेपर प्रेशर ऑफ फाइनल सॉल्यूशन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ए एंड वी एंड वेपर फेज। अब देखो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन हमने ए कैसे निकालते हैं आपको सीखना पड़ेगा। पी ए डिवाइड बाई पी टोटल, और अगर इन वेपर फेज है मोल फ्रैक्शन, और पी बी अपॉन पी टोटल, तो आपको पी टोटल भी चाहिए, ठीक है। अगर आपको बी का मोल फ्रैक्शन पता है तो ए का निकाल सकते हो, कैसे, क्योंकि जो सम होता है मोल फ्रैक्शन का वो क्या होता है जाई ए प्लस जाई बी, वो हमेशा एक के बराबर होता है। तो आपके पास जो जाई ए हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, वो भी पता चल गया, ठीक है 0.5। अब आपके पास यहाँ पे पी टोटल आप निकाल लोगे। पी टोटल क्या होता है पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो आप वैल्यू पुट कर लो 400 और ये 0.5 प्लस 600 इंटू 0.5, ये पी टोटल आपके पास यहाँ से निकल के आ जाएगा, ये कितना 500 आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पूछा था तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आपके पास पी भी निकालना है, पी ए निकालना है। तो पी ए आपको पता है ना भाई, यही तो होता है पी नॉट ए इंटू जाई ए, और पी बी क्या होता है प्योर लिक्विड का पार्शियल प्रेशर और जाई बी हो जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, तो ये आपके पास निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा 5 यहाँ। तो ये आपके पास 400 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 500, और बी के लिए निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा 600 इंटू 0.5 अपॉन 500, ये आपके पास आ जाएगा टोटल। इसे सॉल्व करोगे तो 0.4 और ये आ जाएगा 0.6, आंसर आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट विच वन शो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी एफ जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट आपसे पूछा है ना। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो इन्वर्स रिलेशन रखता है आई के, मतलब जितना ज़्यादा आई उतना कम फ्रीजिंग पॉइंट। तो बस यहाँ पे इसी से आपका आंसर आ जाता। मान लो अगर यहाँ पे आपने ये गिवन है तो सी ओ, इसके पास आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स CaH2O, और ये कितना हो जाएगा 6, और ये Cl3, इसको आप ब्रेक करोगे तो वही है, ब्रेक ही करके मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये ब्रेक अगर ये करोगे तो ये आपके पास 3Cl माइनस और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ जो आयंस आ जाएंगे वो कितने 4 हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखो ये ब्रैकेट के अंदर एक माना करो ये प्लस, और यहाँ पे 2Cl माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 3 आयंस हो जाएगा। यहाँ पे आप निकालोगे तो ब्रैकेट के अंदर आपके पास एक है और Cl एक, तो ये माइनस ये पॉजिटिव, तो एक इसका और एक इसका, टोटल कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे आपके पास एक ही है ब्रैकेट के अंदर, तो ये आपके पास एक ही, यहाँ पे आपके पास एक ही आ जाएगा। तो आपके पास जो हमारे पास क्या पूछा था हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तो आई की वैल्यू वही है हमारे पास, मिनिमम वैल्यू है, तो इसलिए हमारे पास हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट शो करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई ग्राफ का भी क्वेश्चन आ ही गया, अब इसको भी मैं आपको करा ही देता हूँ। देखो कौन कौन सा ग्राफ बोला है करेक्ट है, तो आइए करेक्ट ग्राफ को हम निकाल कर देखिए। पहला ग्राफ आपके पास जो गिवन है वो रेट और टाइम का है। क्या है रेट और, ऑप्शन गिवन बोलो रेट और टाइम का है। तो रेट और टाइम का अगर ये ग्राफ है तो ये हम कहाँ से, ये रेट है और ये टाइम है। तो आपको पता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, आपको पता है ना ज़ीरो ऑर्डर में क्या होता है, जो आप निकालते हो ज़ीरो ऑर्डर में, ज़ीरो ऑर्डर में तो हमारे पास क्या लिखते हैं R बराबर Ka⁴ तो भाई R बराबर के, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, मतलब रेट हमारे पास क्या होता है
टाइम के इंडिपेंडेंट होता है। तो भाई ये वाला पहला वाला ऑप्शन आपके पास क्या दिख रहा है, ठीक है, ये ज़ीरो ऑर्डर। चलो, और दूसरा वाला हम निकालेंगे तो हम फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ, अगर फर्स्ट ऑर्डर में निकालते हैं ज़ीरो ऑर्डर में, तो ज़ीरो ऑर्डर में टी हाफ एक बार देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, ए नॉट डिवाइड बाई टू के होता है, और ये वाई बराबर एम एक्स टाइप है, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे होगा। तो टी हाफ बराबर आपके पास यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन है ना, तो सही है, दूसरा तो सही है भाई, ये हमारे पास ठीक है। और ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन ये भी आपके पास सही है, और ये भी आपके पास सही है, ठीक है। तो मतलब ए और बी हमारे पास क्या है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन शो करेंगे, ए और बी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलो और देख लेते हैं कहाँ पे गिवन ए और बी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ई वाला चेक कर लेते हैं, ठीक है। ई वाला तो भाई ये हमारे सी क्या दी हुई है, ए और बी यहाँ पे जीरो ऑर्डर दिख रहे हैं, और कहाँ पे ए और बी, दो ऑप्शन तो कट करो पहले। ये हमारे पास ए और बी ज़ीरो ऑर्डर, दो सही हो गए ना, तो ए और बी ये कट करो। अब देखो हमें कंपटीशन है ई और सी में, तो आपको जो आता है उसे पकड़ो पहले। सी नहीं आता है कोई बात नहीं, आप पकड़ो ई को। ई क्या है, ये है रेट और कांस्टेंट। चलो इसको देख लेते हैं। तो देखो हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम कैसे निकालते हैं, ए टी बराबर ए नॉट इंटू, है ना, ई टू द पावर माइनस के टी होता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ आता है, इससे आपको भी आइडिया तुरंत लग जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन एट टी है और ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, तो थोड़ा रफली मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी जब एक एक लाइन ना समझा दूँ ना, मुझे खुद सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये बोल रहा हूँ, पर आप जल्दी जल्दी समझ लेना, एग्ज़ाम नज़दीक है इसलिए थोड़ा करना पड़ रहा है। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ मेरे पास, ये वैल्यू आपके पास नेगेटिव है, तो ये हमारे एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपके पास ऐसे आएगा, तो ए टी और ए टी के बीच में, तो ये सही है भाई, ये टाइम है, और ये इसी को आप सी टी भी लिख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन। तो आपके पास ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है भाई, कौन सा रिएक्शन जो हमारे पास सी है, वो हम बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर। और चलो ये आपने अगर कर भी लिया है ना, अगर ये कर भी लिया, थोड़ी बहुत दिक्कत भी आ रही है, तो ऐसे सोचो, सी के बारे में तो ये किसके, सी के बारे में तो बताया नहीं है, सी एन ई फर्स्ट ऑर्डर। अब देखो दिक्कत क्या हो रही है ना, फर्स्ट ऑर्डर होता क्या है, आर बराबर के ए लिखते हो, ए लिखते हो, तो ये वाई बराबर एम एक्स है, तो कहीं ना कहीं ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, तो मतलब आर, और आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए कंसंट्रेशन है ना, ए। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है, इतना बात आपको कंफर्म दिख रहा है, दिख रहा है। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं ना कि ए और बी आपके पास ज़ीरो ऑर्डर होगा, और हमारे पास ई जो है वो फर्स्ट ऑर्डर, ऐसा कहीं दिख रहा है, ए और बी ज़ीरो ऑर्डर, ई फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी लगा के चलो। और आपके पास ई सी और डी, नो नो नो, सी भी तो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, हाँ। तो हाँ, ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा सही हो जाएगा, ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, याद रख लेना। अच्छा, इसके लिए मैंने 2 पेज लिया था, कोई बात नहीं, चलो, है ना, मैंने आपको समझा दिया, समझ तो आ गया ना भाई आपको। चलिए आगे देखते हैं। फॉर द रिएक्शन विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो आप रेट रिएक्शन कैसे लिखते हो, आपके पास यहाँ पे जो रिएक्टेंट साइड है हम क्या लिखते हैं, याद है आपको, आपके पास रिएक्टेंट जो होता है मतलब रेट ऑफ डिसअपेरेंस बोलते हैं, तो -1 अपॉन क्या है, ए का कोफिशिएंट 2 है, और कंसंट्रेशन ऑफ ए है ना, डी एन ए करके लिखा है, तो एन ए लिख लो, डी एन ए अपॉन, और क्या हो जाएगा, डी टी। जितने भी रिएक्टेंट साइड है उसको आप माइनस लगा के लिख लो, रेट ऑफ डिसअपेरेंस एन बी अपॉन एन डी एन, सॉरी डी टी लिख लो, है ना, और नीचे साइड टाइम होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास ये और है -3/2 है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, -1 अपॉन 3/2, और डी एन सी अपॉन डी टी हो जाएगा। और आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऊपर चला जाएगा, तो -2/3 डी एन सी अपॉन डी टी, ठीक है। और प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट को पॉजिटिव लिखो, 1/3 डी एन पी अपॉन डी टी हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, देखो ऐसा ऑप्शन तो कहीं पे मैच नहीं कर रहा है ये वाला, तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, हम 2 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कर देते हैं इस वाले में, तो कितना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो कितना हो जाएगा, ये ऐसे ही रहने दो, डी एन ए अपॉन डी टी हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपके पास,
टू टू का मल्टीप्लिकेशन आपने किया यहाँ पे, 2 हो जाएगा, ठीक। तो DNA और हमने क्या लिख दिया, DNB को हम लिख सकते हैं कितना, 2B, ठीक है। DNB को आपने यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या ABC करके लिखा है, A है, B है और C, P को तो लिखा ही नहीं है कहीं पे, तो P को तो हटाओ। तो इसको हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2/3, माइनस पॉजिटिव हटा दो, अगर माइनस पॉजिटिव नहीं लिखा है तो कोई मतलब नहीं है, वो निगेटिव बताता है डिसअपेरेंस, पॉजिटिव बताता है अपेरेंस। तो DNB/dt हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास C को लिखा है, अगर C को आप लिखना चाहोगे तो कैसे लिख दोगे, 2, ठीक है। तो ये हमारे पास उल्टा हो जाएगा, तो C को हम लिखेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 2/3 DNC/dt, ठीक है। ये भी नहीं मैच कर रहा है, क्या ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अब देखो ये भी मैच नहीं कर रहा तो आप कैसे कर सकते हो दूसरा तरीका। अब देखो तो ये सही है, कुछ गलत नहीं है। आप एक काम करो ना, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा ऑप्शन ही नहीं है ना, तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो DNA इसीलिए दिया था ये क्वेश्चन, और यहाँ पर भी 2 से मल्टी, तो ये 4/3 DNB हो जाएगा और DT हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, DNB। और यहाँ पे आपके पास ये सॉरी 2 से मल्टीप्लाई किए हो ना, तो कहाँ जा रहा है भाई, 2 से मल्टीप्लाई मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान दो, सारा काम हमें एडजस्ट करने के लिए ये सब करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आइडिया मेरे दिमाग में आया है ना, एक काम करते हैं ना, Na को हमें 1 ही बनाना था, ठीक है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2/2 DNA/dt, और यहाँ पे आप लिख लो 2/3, नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब है dt, ठीक है। और C को लिखना था, तो ये आप C को यहाँ पे इस और करके, ये वाला गिवन है, ये तो गिवन नहीं है, तो यहाँ पे 4/3 DNC/dt। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास सारा D मैच कर रहा है, देखो DNA 2/3 4/3, ऑप्शन नंबर C मैच कर रहा है, ठीक है। तो देखो आपको बस हेर फेर करके चेक करना पड़ेगा दोस्तों, ये क्वेश्चन इसीलिए दिया था मैं आपको, ठीक है। दिखने में ईजी है पर है ईजी, टाइम खाने वाला है, तो आपको समझना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन डीआयोनाइज्ड वाटर टू प्रिपेयर 450 ml स्टॉक, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, मोलैलिटी आपसे बोला है, द व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml। तो मतलब आपके पास जब भी मोलैलिटी का एक कॉन्सेंट्रेशन से दूसरे कॉन्सेंट्रेशन में जाया जाता है तो क्या होता है, M1V1 M2 V2, आपको M2 पता है कितना है 0.1, V2 पता है 500, V1 आपको पता है क्या 450 पता है, लेकिन आपके पास V1 भी पता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास सॉरी V1 नहीं पता है आपके पास। देखिए यही वाला फार्मूला लगाना है, नो डाउट सही है। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम M निकाल लेते हैं, है ना। M निकाल लेंगे तो फिर आपके पास वहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखिए कैसे निकालेंगे, M आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, NaOH 5 डिवाइड बाई NaOH का 40 होता है, तो 40 डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कैसे निकालोगे, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी आपके पास वाटर का 1 होता है, मास आपको नहीं पता है, वॉल्यूम 450 गिवन है, तो आपके पास यहाँ पे मास आ जाएगा कितना 450, ये ml में है ना। मोलैरिटी, अच्छा मोलैरिटी निकाला है तो आपके पास किस में होना चाहिए, मास नहीं, ठीक है, मोलैरिटी में वॉल्यूम ही होता है, मैं क्यों ये कर रहा हूँ यार, मोलैरिटी सोच। तो ये आपके पास मोलैरिटी निकालना है, ये 450 लीटर में, तो ml में, तो लीटर में डिवाइड बाई 1000। तो देखिए लगातार बोल रहा हूँ दोस्तों ना, तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग काम करना बंद कर देता है, पर मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा थक जाता हूँ, तो इसलिए हो जाती हैं थोड़ी मोड़ी गलतियाँ, तो वो आप देख लिया करो, अगर कहीं गलती हो, कहीं डाउट हो तो आप कमेंट कर लोगे, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आप परेशान मत हुआ करो। तो आपके पास मोलैरिटी आ गया, और वॉल्यूम आपसे पूछा था, है ना, ये आपके पास जो वॉल्यूम गिवन था ना, वो मोलैरिटी के लिए गिवन था। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, 5/40 इंटू 1000 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 450, और वो V1 आपसे पूछा था M2 0.1 इंटू 500, ये होगा, है ना। एक कंसनट्रेशन से दूसरे कंसनट्रेशन में जब जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5, ये 2 बार जाएगा, और आप कैलकुलेट कर लोगे V1 बराबर 180 आ जाएगा, ठीक है 180, आंसर नंबर ये सही हो जाएगा। तो ऐसे था सवाल, आइए आगे बढ़ देखते हैं। हाँ ये है सेट
आपको बैलेंस करना है। सिंपली ये बैलेंस्ड ऑलरेडी है, बैलेंस क्या ही करना। अब बैलेंस मतलब कि एसिडिक बेसिक मीडियम सब कुछ लिखा है, यहाँ से बैलेंस कैसे करते हो। देखो वाटर आपके पास यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे आपके पास कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए, तो हमने वाटर को लिख लिया 7। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, चलो यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, Cr2O7 2 माइनस और XH+। अब एक्स को छोड़ो, अब केवल जो आपसे पूछ रहा है ना वही निकालो, Fe2+ और क्या हो जाएगा Cr3+ और Fe3+ और क्या हो जाएगा H2O। देखो ऑक्सीजन 7 है तो यहाँ पे 7 कर लो, हाइड्रोजन यहाँ 14 हो गए तो यहाँ पे 14 हाइड्रोजन कर लो, सिंपल है ना। अब आपको आयरन यहाँ पे 1 दिख रहा है और बैलेंस भी करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे आयरन हमने क्या कर लिया, Fe3+ है और क्रोमियम कितना है 2 है, तो 2 क्रोमियम कर लिया, और हमें चार्ज भी बैलेंस करना है तो 2 क्रोमियम कर लिया, तो आयरन यहाँ पे 6 कर लो, तो आयरन भी यहाँ पे अब 6 कर लो आप। तो देख लो अब कितना है, 6 और 14 6 मतलब 20, और यहाँ पे 6 2 8, 20 में से 2, ठीक है भाई, आपके पास ये बैलेंस भी हो गए हैं। तो यहाँ पे एक्स आपके पास 14 आ गया, वाई आपके पास 2 आ गया, और आपके पास जेड बराबर 7 आ गया। तो सम कर दो कितना आ जाएगा, x+y+z बराबर 23 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द pH ऑफ MgOH twice इतना बिगिन टू प्रेसिपिटेट फॉर्म अ सॉल्यूशन कंटेनिंग। तो जब प्रेसिपिटेट होता है तो वहाँ पे KSP हमारा बराबर हो जाता है किसके, QSP के। KSP बराबर हो जाता है किसके, QSP के, जब हमारे पास क्या होता है, PPT फॉर्म होता है। तो हमारे पास MgOH ट्वाइस MgO KSP, आप समझ रहे हो ना कैसे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे OH माइनस का स्क्वायर, अरे भाई चलो यहाँ पे लिख देता हूँ MgOH ट्वाइस, ये क्या होता है, ये Mg2+ और यहाँ पे 2OH माइनस। सॉल्युबिलिटी कैसे लिखते हो, S और यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या 2S और 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो वही लिखा है मैंने। ठीक है, तो ये आपके पास कितना ही गिवन है, KSP आपके पास गिवन 10⁻11, ये Mg2+ 0.1 कंसनट्रेशन है ना, यहाँ पे ये गिवन है ना 10, और आपके पास OH माइनस स्क्वायर लिख लोगे, और यहाँ पे 10⁻11, तो OH माइनस का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 10⁻5। अब आप यहाँ से POH निकाल लो, POH क्या होता है, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, तो ये कितना हो जाएगा माइनस लॉग 10⁻5, ये कितना आ जाएगा 5। पता है PH प्लस POH बराबर कितना होता है 14, तो आपको POH निकला है, PH कितना हो जाएगा 14 - 5, ये कितना आ जाएगा 9, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द pH ऑफ एन pH ऑफ एन बेंजोइक एसिड इतना एंड 1 मोलर सोडियम बेंजोएट, द वॉल्यूम ऑफ बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन इन 300 ml। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 मोलर आपके पास क्या है, बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है। ठीक है, और क्या है 1 मोलर सोडियम बेंजोएट है, सोडियम बेंजोएट है। तो आपके पास ये कितना बेंजोइक एसिड है, इसके हम मान लेते हैं यहाँ पे V हम मान लेते हैं। ठीक है, इसका वॉल्यूम आपके पास क्या है V, और V ml हो गया A, और इसका हम मान लेते हैं कितना हो जाएगा V ml हो जाएगा। अब आपको पता है मोलर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिली मोल आ जाएगा, ml में अगर है तो मिली मोल आता है ना, मिली मोल क्या, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम करते हो, तो हम 1 इंटू VA कर देते हैं और इसको भी V इंटू 1 कर देते हैं। आपको पता है जो pH है वो कितना गिवन है 4.5 गिवन है। ठीक है, द pH ऑफ इतना इज 4 एंड बेंजोएट इज इतना 4.5। ठीक है, अब कभी भी अगर आपको जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, तो वीक एसिड केस में जब आप हेंडरसन इक्वेशन लगाते हो pKa क्या हो जाता है लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड हो जाता है, लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। अगर बेस होता तो सॉल्ट अपॉन बेस, तो pH 4.5, pKa 4.20 गिवन है, लॉग सॉल्ट सोडियम बेंजोएट है, सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल सॉल्ट के कितना निकाल लिया आपने V1, और वॉल्यूम आपने क्या मान लेते हैं V टोटल मान लो यहाँ पे है ना, और इसी तरीके से आप VA निकाल लो, VA V टोटल,
कॉन्सेंट्रेशन, ये मोल है और ये आपके ये मोल है ना, और ये नीचे वाला वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ध्यान देना। तो ये हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा वी बी अपॉन वी ए, सॉल्व कर लो तो ये हमारे पास माइनस कर लोगे तो ये ओवरऑल वैल्यू आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे आप निकाल लोगे वी, हाँ 1/2 आ जाएगा, नहीं ये ओवरऑल वैल्यू आप निकालोगे 2 आ जाएगा, है ना, ये 2 आ जाएगा। आप सॉल्व करो। और आपको पता है क्या कि द वॉल्यूम ऑफ बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन आपके पास कितना है, वी ए प्लस बी वी आपके पास कितना है, ये आपके पास है 300, है ना, 300 गिवन है। तो आपके पास वी ए कितना निकल आएगा, आप समझ पा रहे हो, आप वैल्यू पुट कर दो, आपके पास यहाँ पे जो निकल के आएगा वी वी बराबर कितना हो जाएगा, 2 वी ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वी ए प्लस कितना हो जाएगा, 2 वी ए बराबर 300 हो जाएगा। तो ये 3 वी ए बराबर 300 हो जाएगा, और आपके पास वी ए जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 100 ml आ जाएगा। यही आपसे पूछा था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, है ना। तो ऐसे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द पी के ऑफ लैक्टिक एसिड आपको गिवन है, ठीक है। तो आपके पास लैक्टिक एसिड एक वीक एसिड है, मैंने बोला जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड दिख जाए वीक एसिड, तो डायरेक्ट अगर पीएच निकालना, पीएच बराबर क्या होता है, एक तो आप ये वाला फार्मूला पी के याद रख लो, क्या होता है, लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। और अगर पीएच पूछा है तो पीएच का एक फार्मूला और डायरेक्ट निकल के आता है 7+½ है ना, क्या होता है, पी के प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7+½ और पी के आप यहाँ पे निकाल लोगे, या गिवन है कितना 5, समझ, पी के 5 गिवन है ना, निकालना है, ज़रूरत ही नहीं, निकालना होता तो पी के बराबर माइनस लॉग के हो जाता है। तो ये 5 और ये कितना हो जाएगा लॉग कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 0.5 आपको गिवन है ना, 5 प्लस लॉग मतलब ये लॉग सी, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5। देखो दिक्कत क्या है, मस्त क्वेश्चन है, बताता हूँ। देखो क्या बोला है, कैल्शियम लैक्टेट, कहने का मतलब है कैल्शियम हमारे पास क्या होता है 2 में होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो भी वैल्यू आएगा कैल्शियम लैक्टेट आपके पास है ना, तो वो समथिंग लाइक कैल्शियम तो देगा साथ में, है ना, साथ में जैसे COH2 नहीं था, जैसे सी, ऐसे समझाता हूँ, CA और 2H मिलता है ना कैल्शियम, ये एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल। तो ऐसे ही आपके पास जो डाटा था कैल्शियम लैक्टेट, ये क्या देगा यहाँ पे 2, और आपके पास समथिंग देगा 2x जो भी होगा। तो आपके पास इसका कंसंट्रेशन आपको पता 0.005 मोलर है ना। तो आप, अच्छा मैं एक चीज़ कंफर्म कर देना चाहता हूँ, आपको ज़्यादा लेंदी नहीं देगा उसमें, इजी देगा, लेकिन आप तरीका सीखो, एक कॉन्सेप्ट सेम हो सकता है ना, क्वेश्चन लेंदी नहीं होगा आपको, वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिवन हो सकता है, सिंपल होगा। तो आप इसको लिखना है, तो आपके पास 2 इंटू ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.005 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ये लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस बी हो जाता है। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो 85 इंटू 10⁻⁻1 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला याद है ना, लॉग ए इंटू बी बराबर क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, ठीक है, याद रख लेना। और लॉग ए अपॉन बी बराबर क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, और लॉग की 5 वैल्यू याद रख लो, log 1, log 2, log 3, log 4, log 5, ठीक है। अब परेशान नहीं होना है, इस क्वेश्चन से का क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो परेशान मत होना है ना, क्योंकि ये फाइनल टच है, मैं हर वैरायटी क्लियर करना चाहता हूँ। एन एनालिस्ट वांट्स टू कन्वर्ट 1 लीटर HCl ऑफ pH, इतना सोल्यूशन, ठीक है, pH 1 बराबर, चलो ये भी सिंपल है, अगर pH 1 गिवन है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या लिख सकते हो 10⁻⁻1, ये आपके पास। और अगर pH आपको 2 गिवन है तो H प्लस आप कॉन्सेंट्रेशन कितना लिख सकते हो 10⁻⁻2 हो गया। तो M1 V1 बराबर M2 V2, M1 क्या है कॉन्सेंट्रेशन ही तो है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब देखो क्या बोला है, pH H प्लस का pH आपको निकालना है ना, या ऐसे भी चलो pH बराबर 1 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ पे M1 हमारे पास कितना आ गया,
M1 हमारे पास यही कॉन्सेंट्रेशन ही तो है, यही तो कॉन्सेंट्रेशन है भाई, यही तो कॉन्सेंट्रेशन है ना। तो 1/10 लिख सकते हैं, और V1 आपके पास 1 लीटर है ना। और यहाँ पे M2 आपके पास 1/100 लिख सकते हैं, V2 आपके पास कितना है 2 लीटर है ना। P2 गिवन है कि नहीं, V2 नहीं गिवन है आपके पास, V2 नहीं गिवन है, 2 कहाँ, तो 10 1 10 10 100 हो जाएगा, V2 बराबर 10 ml आ गया है ना, 10 लीटर आ गया, लीटर में गिवन है तो लीटर में लिखो। अब आपके पास क्या बोला है, वाटर कितना ऐड किया जाए, है ना, वाटर एडेड आपसे पूछा है, तो वाटर ये आपके पास V2 आ गया, वाटर ऐड कितना होना चाहिए 10, और इनिशियली ये फाइनल है आपके पास, और इनिशियल कितना था 10 - 1, मतलब आपको पता है फाइनल चीज़ पता है, इनिशियल चीज़ पता है, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज निकालोगे तो 10 - ये 9 लीटर आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर 9 लीटर आ गया, लेकिन लीटर में नहीं गिवन है, तो 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 ml होता है ना। तो वही एक टॉफ़ी वाला रूल, तो 9 लीटर बराबर 9000 ml हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूट ए डिजॉल्व एसोसिएट इन वाटर व्हेन 0.7 ग्राम ऑफ ये ठीक है, डिजॉल्विंग 42 ग्राम ऑफ वाटर, इट डिप्रेसेस इन फ्रीजिंग पॉइंट इतना, ठीक है। आपको पास डेल्टा टी एफ गिवन है, चलिए जो डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाता है के एफ इंटू एम हो जाता है, सिंपल क्वेश्चन है। 0.2 गिवन है, आई आपको नहीं पता है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गिवन होता है तो आई कंसीडर करते हैं, जो नहीं होता है तो वो नहीं कंसीडर करते। और ये 1.86 गिवन है मोलैलिटी, 0.7 वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट कितना हो जाएगा आपको 93 गिवन है, देखो क्वेश्चन में। और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लेना है, तो इन केजी लेना है, सॉल्वेंट का मास आपको केजी में लेना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा 1000 यहाँ पे 42 है ना, डायरेक्ट मैंने कर दिया। अब तो आप सीख ही गए होगे, तो आई की वैल्यू यहाँ पे आप निकाल लोगे तो ये 0.6 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या बोला है एसोसिएट बोला है, तो एसोसिएट मतलब ये 2A और ये A2 हो जाएगा, ठीक है। ए को बोला है एसोसिएट, तो एसोसिएट इसी से होता है ना। तो यहाँ पे आपको ये डाइमराइज आपको बोलना चाहिए था एक्चुअल क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इनिशियल 1 ये 0, और मैं कहूँगा एसोसिएट के केस में भी डायरेक्ट ही आपको पता होना चाहिए, अल्फा बराबर I-1/1/n-1 है, ये एसोसिएट के केस में। डिसोसिएट केस में n-1 होता था डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो अल्फ़ा आपको गिवन है, क्या अल्फ़ा नहीं पता है, आई की वैल्यू पता है, तो अल्फ़ा आपके पास आई की वैल्यू 0.60 - 1/1, एन की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू ये जब आपने निकाल लिया तो आई और एन एसोसिएट, और यहाँ पे चलो ये अगर शॉर्टकट नहीं आ रहा है तो मैं आपको लॉन्ग कट नहीं मतलब अच्छे कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, जैसे निकाला था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपके पास 2A है, ये हम इनिशियली मान लेते हैं कितना हमारे पास, ये 1 है ये 0 है। एट अ टाइम टी 1 - अल्फा, ये कितना हो जाएगा एसोसिएट में अल्फा/2 हो जाता है। आई कैसे निकालते हो, टोटल 1 - अल्फा प्लस अल्फा/2 इनिशियल मोल, तो आई आपके पास जो निकल के आ जाएगा 1 - अल्फा/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई आपने निकाल लिया कितना है, आई वैल्यू आपके पास 0.60 है, 1 - अल्फा/2 हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू आपके पास जो निकल के आ जाएगी 0.80 आ जाएगा, परसेंटेज में निकालोगे 80% हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दोगे 80%, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये क्या है 5 मोल्स ऑफ, ठीक है 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड। देखो यहाँ पे ना आपको आई अगर नहीं पता था तो भी आप ऐसे ये एक्चुअल में ना, ये जो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है डाइमराइज वगैरह करके बताना था क्वेश्चन में, तो आपको बताएगा, ठीक है। ये मैंने कैसे लिख दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यही गिवन था, मैंने सॉल्व करके देखा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ये है 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड आइसोथर्मली। आइसोथर्मल में अगर 2 टेम्परेचर गिवन है तो वर्क डन डायरेक्ट होता है W बराबर -2.303 nRT, क्या होता है लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल डायरेक्ट, तो -2.303 आपके पास मोल गिवन है 5, आर की वैल्यू 8.314, अगर इजी कैलकुलेशन जूल में लेना 25/3 कर लिया करो, है ना जूल में, और 1/12 लीटर ATM में आर की वैल्यू, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। और ये कितना हो जाएगा 300 टेम्परेचर लॉग 100/10 वी फाइनल वी इनिशियल, सॉल्व कर लो -28721 जूल आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अलाउड टू एक्सपैंड रिवर्सिबली। अच्छा, एक्सपेंशन में वर्क डन नेगेटिव आता है और कंप्रेशन वर्क डन पॉजिटिव आता है। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम क्या होता है पॉजिटिव, रिलीज बाय नेगेटिव होता है। तो एडियाबेटिक बोला, तो एडियाबेटिक जो लैंग्वेज का बहुत मैटर करता है, एडियाबेटिक मतलब Q बराबर 0, ठीक है।
और आपको पता है डेल्टा यू बराबर क्या होता है, क्यू प्लस डब्लू, तो डेल्टा यू बराबर कितना हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। अब डब्लू बराबर आपको पता है क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी, और वही डेल्टा यू बराबर भी एन सी वी डेल्टा टी होता है आइडियल गैस के लिए। तो आप वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। आपसे क्या पूछा था, द फाइनल टेम्परेचर, द वर्क डन आपको 3 किलो जूल आपको गिवन था, ठीक है। तो एक्सपेंशन हो रहा है इसलिए हमने वर्क डन यहाँ पे नेगेटिव लिया है। तो 3 किलो जूल मतलब जूल में चेंज करोगे तो 3000 जूल हो जाएगा, है ना। 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया। एन की वैल्यू आपको 1 गिवन है, सी वी की वैल्यू आपके पास 20 गिवन है, डेल्टा टी कितना हो जाए, टी फाइनल टी इनिशियल 300 केल्विन। सॉल्व कर लो भाई, T2 की वैल्यू 150 केल्विन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही। 49 ये लास्ट क्वेश्चन है, चाहो तो आप, लास्ट क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये भी फॉर्मूला क्या पता कभी यूज हो जाए, यूज नहीं हुआ है क्योंकि रिपीटेड तो एक्सेप्ट मतलब ऐसा तो होता है रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये शायद मैक्सिमम नहीं पूछा गया, तो याद रख लेना। जो सी वी होता है डेल्टा टी बराबर फिजिक्स में पढ़ते हुए टी सेकेंड में होना चाहिए, ठीक है। तो सी वी की वैल्यू आपको पूछा था, ये डेल्टा टी गिवन था, क्वेश्चन पढ़ लो, और ये टाइम, तो सी वी की वैल्यू आपके पास 1200 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कोई फार्मूला जल्दी नहीं पूछा, तो याद रख लो ये भी थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो मास और साइज पर डिपेंड नहीं करता है। एक्सटेंसिव क्या होता है, अच्छा दो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव करोगे तो क्या आता है, इंटेंसिव आता है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। तो जैसे डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये क्या है एक्सटेंसिव, ये क्या है एक्सटेंसिव, तो ये क्या हो जाएगा रिजल्ट इंटेंसिव। जितने भी एनर्जी वाले होते हैं वो क्या होते हैं, एनर्जी वाले क्या होते हैं, एक्सटेंसिव होते हैं, मास और साइज पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। और इसमें जितने पूछा है तो चलो मैं लिख देता हूँ एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव आपके पास क्या होता है, मोल होता है, वॉल्यूम होता है, गिव्स फ्री एनर्जी होता है ना, डेल्टा यू होता है, जितने भी डेल्टा एच होता है, ये मैंने और लिख दिया। और आपके पास जो इंटेंसिव होता है, ठीक है, इंटेंसिव क्या होता है, मोलर मास होता है, मोलर मास होता है, मोलर हीट कैपेसिटी होता है सी, मोलरिटी होता है ई नॉट होता है, पीएच होता है, कॉन्सेंट्रेशन जितने होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास इंटेंसिव होता है। टोटल 4 हैं, ऑप्शन नंबर 4 आप देख सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। बाकी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ठीक है, कुछ भी अपडेट होने के लिए। अगर आप ड्रॉप लेते हो तो आप टेंशन मत लेना, मैं ऐसी केमिस्ट्री हम मैं और बॉबी सर पढ़ाएंगे आपको कसम से, कि मतलब आपको ये मत सोचो कि पैसा लेंगे लालच देंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। नो डाउट थोड़ा बहुत पैसा हम ले सकते हैं क्योंकि हम लगातार 2 साल से काम कर रहे हैं दोस्तों, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी ने थोड़ा अपनी जीवन ज़िंदगी में कुछ तो थोड़ा सा आप मोटिवेशन होना चाहिए। पर हाँ, ऐसा पैसा नहीं लेंगे कि हम 40,000 दे दो, 20,000 दे दो एक कोर्स, है ना। कोर्स मैक्सिमम हो सकता है 499 या 900, पूरी केमिस्ट्री ऐसे पढ़ा देंगे, है ना। तो आप टेंशन मत लो, बताया जाएगा। और आप केमिस्ट्री ऑर्गेनिक अगर पढ़ने का तरीका जो होता है ना, सबसे ऑर्गेनिक का तरीका बता देता हूँ, ये फिजिकल है। सबसे पहले बेसिक ऑर्गेनिक पढ़ना, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना, फिर बेसिक ऑर्गेनिक, फिर जीओसी पढ़ना, बेसिक ऑर्गेनिक, फिर जीओसी पढ़ना, और फिर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना। कभी ज़िंदगी में दिक्कत ही नहीं आएगा। अब ये पढ़ाया कैसे जाता है ये डिपेंड करता है। अगर आपको जानना है, आप मेरा जीओसी का प्लेलिस्ट में जाना, पहला लेक्चर देख लेना, आपको समझ आ जाएगा ऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका क्या होता है। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। मतलब क्या ही बोलूँ, आप कभी मत पढ़ना, अनसब्सक्राइब कर देना चैनल। और मैं तो कभी बोलता नहीं सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे पता है अगर आप कंटेंट में अच्छा दे रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो सीधी सी बात है जिसे अच्छा लगेगा है और लाभ होगा तो करेगा, ठीक है। ये सब अलग, इस पर मैं बिलीव नहीं करता। और हाँ, मेहनत करो दोस्तों, ऑल दी बेस्ट। आप, भगवान आपके साथ है, साल भर आपने मेहनत किया, आप भगवान पे भरोसा रखो, भगवान के नियम पे भरोसा रखो। अब ये नहीं कि भगवान भरोसा रखो पढ़ो मत, अपने व्यक्तित्व को बिना त्यागे हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, ठीक है। भगवान आपके साथ है, मेहनत ने आप किया, आपको फल जरूर मिलेगा, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी आ जाएगा कुछ दिन में। ओके दोस्तों, थैंक यू।